अध्याय 0221 हार नहीं सकते। अध्याय 221 हार नहीं सकते। बाई यूयू ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह वास्तव में विचार कर रही थी। ये स्पष्ट था कि वह शर्त लगाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन चूंकि वह एक कीमियागर नहीं थी, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि चेन जियांग 100 प्रयासों से पहले सफल हो पाएगा या नहीं। अच्छा, इसे छोड़ो, जब मैं इसे पूरी तरह समझ लूंगा तब देखेंगे। बाई यूयू ने काफी विचार विमर्श के बाद चेन जियांग के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। शुरू से ही उसके पास गहन यिन दिव्य शिरा थी और वह मुख्य रूप से बर्फ जैसी ठंडी सच्ची कीवी की साधना करती थी। इसके अलावा उसने क्रूर शैतानी कौशल भी विकसित किया था जिससे कोई अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों को भी नहीं पहचान पाता था, इसीलिए वह आमतौर पर ठंडी रहती थी। हालांकि चेन जियांग और सू मेयाओ दोनों जानते थे कि उस बर्फ जैसी ठंडी आभा के नीचे वह भी खुश, उत्साहित और दूसरों के बारे में चिंतित होगी। उसमें भी खुशी, दुख, क्रोध और आनंद की भावनाएं थीं। इसीलिए सू मेयाओ बहुत राहत महसूस कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बड़ी बहन, जिस पर उसने कई सालों तक भरोसा किया था और जो उसी पर निर्भर थी, वही गलती दोहराए और अपने मालिक के रास्ते पर चले। सू मेयाओ नहीं चाहती थी कि बाई यूयू एक शैतान बन जाए जो सबका कत्ल कर दे, एक ऐसी इंसान बन जाए जो अपने ही रिश्तेदारों और दोस्तों को भी न पहचान पाए। सू मेयाओ के पास भी स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाई यूयू की चेन जियांग से दोस्ती के बाद वह वास्तव में बहुत बदल गई थी। चेन जियांग कुछ निराश जरूर था, फिर भी वह उत्साह में अपने हाथ मलता रहा। उसकी आत्मा उमड़ रही थी, मानो उसे मुर्गे के खून का इंजेक्शन लगा दिया गया हो। वह डैन को परिष्कृत करता रहा। वह एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत करने में सफल होना चाहता था, साथ ही यह भी चाहता था कि उसकी असफलताओं की संख्या 100 से ज्यादा न हो। एक और दिन बीता और चेन जियांग एक बार फिर 10 बार असफल हुआ। पहले की तरह वह दिव्य इंद्रिय अवशोषण की बाधा को पार नहीं कर सका और इससे सू मेयाओ मन ही मन उत्साहित हो गई। जाहिर है उसने भी एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत किया था और हालांकि उसके पास शिंटो आत्मा नहीं थी, फिर भी एलिमेंटल स्पिरिट डैन खाना दिव्य इंद्रिय को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा था। अतीत में एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत करने से पहले वह 600 बार असफल हो चुकी थी और उस समय उसे जो अवसाद महसूस हुआ उससे वह लगभग खून उगलने लगी थी। एक और दिन बीत गया और चेन जियांग फिर 10 बार असफल हुआ। पहले की तरह वह अब भी उसी चेक पॉइंट पर अटका हुआ था। हे भगवान, क्या बाप रे बाप को यून शियादाओ और तिरछी नजर वाले ड्रैगन के सामने उस मोटी औरत को चुनना पड़ेगा। चेन जियांग ने अपना संयम खोना शुरू कर दिया। अगर वह असफल रहा तो उसके लिए नरक जाने के बराबर होगा। रिंग के अंदर से सू मेयाओ की खिलखिलाहट सुनाई दी। पिछले 2 दिनों से जब भी वह सोचती कि चेन जियांग को हारने के बाद क्या करना होगा तो वह बेहिचक हंसने लगती थी। उसके लिए ये कई सालों में सबसे खुशी के दिन थे। यह इसके लायक नहीं है। बहन मियाओ, अगर तुम हार गई तो तुम्हें बस इस खूबसूरत, सौम्य और असाधारण सज्जन के होठों पर चुंबन करना होगा, लेकिन अगर मैं हार गया तो मुझे उस सुअर झू रोंग को चूमना होगा। चेन जियांग का हाथ, जो जड़ी बूटियां पकड़े हुए था, थोड़ा कांप रहा था। हारने से उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी, लेकिन अगर वह जीत गया तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब उसे लगा कि उसकी हार बस समय की बात है। हाँ, ये तो तुमने खुद ही पूछा था। किसने तुम्हें मुझे चूमने के बारे में सोचने को कहा था? सू मेयाओ ने प्यार से हंसते हुए कहा। बाई यूयू भी नहीं हंसी। वह वास्तव में इस बात को लेकर उत्सुक थी कि कौन हारेगा या कौन जीतेगा। वह उस मजेदार दृश्य की बहुत अधिक प्रत्याशा में थी। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि अगर वह खुद हार गया तो वह निश्चित रूप से उसके लिए हर रोज का दुस्वप्न होगा। 10 और प्रयास। चेन जियांग ने मन ही मन खुद से कहा कि उसे जीतना ही होगा। रात का समय था। चेन जियांग ने एक लंबी सांस ली। वह पहले ही 98 बार असफल हो चुका था। आपके पास केवल 2 प्रयास बचे हैं, सू मेयाओ ने हंसते हुए कहा। चेन जियांग इस समय बहुत गंभीर था। वह बिल्कुल भी असफल नहीं हो सकता था। उसने सू मेयाओ से दोबारा बात नहीं की। उसने बस अपने दिल को शांत किया, आराम किया और मन ही मन उस पल को याद किया जब वह असफल हुआ था। वह सबसे महत्वपूर्ण कुंजी खोजना चाहता था। आराम करने के बाद चेन जियांग की आंखों में आत्मविश्वास की चमक उठी। उसने भट्टी में जड़ी बूटियां डालने से पहले उसमें कुशलता से आग डाल दी। धीरे धीरे समय बीतता गया। इस बीच ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन भट्टी पहले की तरह शांत हो गई। ये सफल शोधन का संकेत था। सू मेयाओ और बाई यूयू मन ही मन चौंक गए। जब सू मेयाओ चुपके से अपने दांतों को भींच रही थी तो अचानक भट्टी में विस्फोट होने से एक भयंकर आवाज आई। इससे सू मेयाओ ने अचानक एक आह भरी और उसके बाद वह खिलखिलाकर हंसने लगी। हालांकि चेन जियांग पर निराशा का कोई निशान नहीं था। उसके पास अभी एक और कोशिश बाकी थी। इसके अलावा आखिरी कोशिश के बाद वह उस सीमा को पार कर चुका था। उसकी असफलता केवल डैन के जमने के आखिरी क्षण में ही हुई। पिछले प्रयास में असफलता के बाद अंततः उसे कारण पता चल गया। उसने कुछ देर आराम किया और फिर जड़ी बूटियों को फिर से ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन भट्टी में रख दिया। चेहरे पर गंभीरता और शांति के भाव के साथ चेन जियांग ने शोधन शुरू कर दिया। ध्यान भटकाने वाले किसी भी विचार को नजरअंदाज कर दिया। उसका पूरा ध्यान भट्टी के अंदर की स्थिति पर केंद्रित था। शानदार ज्वाला ड्रैगन भट्टी एकदम शांत रही और इस समय चेन जियांग के माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें उभर आईं। जाहिर है वह डैन को ठोस बनाने के सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच चुका था। दान के जमने के दौरान वे स्वामीहीन आध्यात्मिक शक्तियां बहुत उग्र थीं।
तात्विक आत्मा दान के अंदर केवल शुद्ध आध्यात्मिक शक्तियां थीं। हालांकि चूंकि वे एक साथ दबी हुई थीं और बहुत अत्याचारी थीं, वे किसी भी क्षण फट सकती थीं और यह सच्ची क्यूई को संकुचित करने के बराबर था। हालांकि चेन जियांग अब आध्यात्मिक शक्ति को संकुचित कर रहा था, इसलिए वह आसानी से उन आध्यात्मिक शक्तियों के प्रहार का सामना कर सकता था, जिससे उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर फट रहा हो। अपना ध्यान थोड़ा सा भी भटकने पर वह तुरंत सफलता से चूक जाता। यही कारण था कि तात्विक आत्मा दान के शुद्धिकरण के दौरान दान का ठोसीकरण भी एक ऐसा जांच बिंदु था जिसे पार करना बहुत कठिन था। लेकिन निश्चित रूप से यदि दिव्य भावना पर्याप्त रूप से प्रबल थी तो किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। सू मेयाओ इस बात को जानती थी। उसने निष्कर्ष निकाला कि चेन जियांग की दिव्य अनुभूति में थोड़ी कमी थी। यही मुख्य कारण था कि उसने दांव लगाने का साहस किया। हालांकि वह इस बात से हैरान थी कि चेन जियांग ने दिव्य अनुभूति के अवशोषण को इतनी जल्दी कैसे पार कर लिया था कि वह इस सीमा तक पहुंच गई। फिर भी उसे यकीन था कि चेन जियांग अपने 100वें प्रयास में भी सफल नहीं होगा। चेन जियांग को लगा जैसे उसका सिर फटने वाला है। हालांकि जैसे ही उसे लगा कि अब वह और नहीं सह पाएगा, उसकी चेतना में शिंटो शिशु आत्मा ने अपनी छोटी आंखें खोलीं। उसने एक स्पष्ट और तीखी चीख निकाली और अचानक दिव्य अनुभूति एक सतत धारा में उसके अंदर प्रवाहित हुई, जिससे उसकी आत्मा थोड़ी कांप उठी। अचानक प्राप्त हुई विशाल दिव्य अनुभूति के साथ उसने तुरंत उस तत्व आत्मा दान को संकुचित कर दिया। वह मूल रूप से भयंकर रूप से हिलती हुई शानदार ज्वाला ड्रैगन भट्टी अचानक शांत हो गई और इस बिंदु पर चेन जियांग पहले से ही डैम के ठोसीकरण के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। ये स्पष्ट था कि वह सफलता से ज्यादा दूर नहीं था। चेन जियांग को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि शिंटो शिशु आत्मा ने वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उसकी मदद की थी और उसे इतनी दिव्य अनुभूति भी दी थी। उस समय वह शिंटो शिशु आत्मा के अंदर पल रहे नन्हे शिशु को देख रहा था। फिलहाल उसके पास इस नन्हे शिशु को पूरी तरह से नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन अगर वह ऐसा कर पाता तो उसके पास एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य भावना होती। लॉन्ग जुई के अनुसार अगर वह आत्मा के साथ सच्चे विलय तक पहुंच जाता तो वह सचमुच शिंटो की पहली दहलीज पार कर लेता। आमतौर पर एलिमेंटल स्पिरिट डैन के लिए जड़ी बूटियों के प्रत्येक समूह से केवल एक ही डैन निकलता था। सू मेयाओ के अनुसार अधिकतम 2 डैन ही परिष्कृत किए जा सकते थे। हालांकि वह स्वयं इतने डैन परिष्कृत नहीं कर पाई थी। जब से चेन जियांग ने पहली बार एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत किया था, वह कोई जोखिम लेने की योजना नहीं बना रहा था। वह बस अपनी सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए एक डैन परिष्कृत करना चाहता था। हालांकि ये भी करना बहुत मुश्किल था और इसने उसे 99 बार असफल भी किया था। जब तक उसके असफल प्रयास 100 बार से अधिक नहीं हो गए, तब तक वह जीत चुका था। सू मियो ने अपने होंठ काटे। पिछले कुछ दिनों से अब तक वह रोज हंसती रही थी, लेकिन इस वक्त उसके मुंह से हंसी नहीं निकल रही थी, बल्कि उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। बड़ी बहन, अब क्या करें? मुझे डर लग रहा है। सू मेयाओ बाई यूयू की बाह पर झुक गई और बोली, बस बाहर मत जाओ। बाई यूयू, हालांकि वह मुस्कुराई या हंसी नहीं, यह उसकी आंखों से स्पष्ट था कि वह पूरी तरह से खुश थी। बिल्कुल नहीं, वह बदमाश मुझे तुच्छ समझेगा। सू मेयाओ ने सिर हिलाते हुए कहा। वैसे भी आप बस उसे चूम रही हैं और आप उसके लिए अपने पैर नहीं फैला रही हैं। बाई यूयू ने अपने होंठों के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया। हालांकि उसकी मुस्कान कुछ कठोर थी, फिर भी यह बहुत सुंदर थी। सू मेयाओ का सुंदर चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। उसने नहीं सोचा था कि बाई यूयू इतना खुलकर बोल सकती है। उसने गुस्से से जवाब दिया, वरिष्ठ बहन, क्या आपको इसमें मजा नहीं आ रहा है? तुमने ही तो कहा था। वैसे भी तुम अक्सर उस बदमाश के साथ अंतरंग होती हो। उसके साथ चुंबन करना तो कोई बात नहीं। तुमने कहा था न कि तुम्हें वो बहुत पसंद है, पर अब वो थोड़ा कमजोर हो गया है, बाई यूयू ने कहा। इस समय सू मेयाओ ने चेन जियांग की गंदी और भयावह हंसी सुनी। बहन मेयाओ, मैंने एलिमेंटल स्पिरिट डैन का शोधन पूरा कर लिया है। तुम जल्दी से नहा लो, कुछ अच्छे कपड़े पहनो और मेरे साथ चुंबन करने के लिए बाहर आओ। अध्याय 0222, आप शर्त लगाते हैं तो आप भुगतान करते हैं। अध्याय 222, आप शर्त लगाते हैं तो आप भुगतान करते हैं। चेन जियांग ने भट्टी खोली और एक बहुत ही सुंदर एलिमेंटल स्पिरिट डैन निकाला। वह सुनहरी चमक में लिपटा हुआ था और उस पर बहुत ही खूबसूरती से नक्काशी की गई थी, जिसके बीच में एक सफेद रोशनी जैसी लौ चमक रही थी। सू मेयाओ बाहर आई। उसने एक साधारण सफेद पोशाक पहनी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। हालांकि यह उसकी बेमिसाल खूबसूरती को छिपा नहीं सका, बल्कि एक अजीब सा आकर्षण जोड़ दिया। उसने अपने होंठों को काटा, क्योंकि उसका कोमल और आकर्षक चेहरा नाराजगी से भरा हुआ था। चेन जियांग के चेहरे पर वह शरारती मुस्कान देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से खर्राटे लेने लगी। बहन मेयाओ, मैं एक अनुभवी सैनिक हूँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी जीभ नहीं काटूंगा, बल्कि मुझे डर है कि आप मेरी जीभ काट लेंगी। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ही वह सू मेयाओ की ओर बढ़ा। सू मेयाओ ने एलिमेंटल स्पिरिट डैन पर नजर डाली। चेन जियांग उसे निखारने में कामयाब रही थी और उसकी गुणवत्ता भी उच्च थी, जिससे उसने मन ही मन सारा प्रतिरोध त्याग दिया। कैसे शुरू करना चाहती हो? सू मेयाओ का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने धीमी आवाज में पूछा। अपना सिर उठाओ और अपनी आंखें बंद करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। चेन जियांग ने अपने होंठ चाटे और एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। सू मेयाओ ने आंखें बंद करने से पहले धीरे से थूका और चेन जियांग की ओर सिर उठाया।
उसकी धड़कनें तेज हो गईं और वह बेहद तनाव में आ गई, खासकर जब उसे लगा कि चेन जियांग धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। चेन जियांग ने उस मनमोहक और चुलबुली हसीना को देखा। वह अपने हाथ के पिछले हिस्से से सू मेयाओ के गाल को हल्के से सहलाए बिना नहीं रह सका और उस सफेद मलाईदार एहसास का आनंद लिया। सू मेयाओ की पलकें हल्की सी हिली, फिर उसने प्यार से खर्राटे लिए और कहा, जल्दी करो, मेरे साथ खिलवाड़ मत करो। चेन जियांग शरारत से हंसा। सू मेयाओ शर्त लगाने पर हार मानने को तैयार थी। इसके बाद दोनों आकृतियां एक दूसरे से गले मिलीं। जैसे जैसे वे दोनों उस अद्भुत एहसास में डूबते गए, दोनों को समय का पता ही नहीं चला। एक अज्ञात समय के बाद ये कोमल दृश्य तब बिखर गया जब लॉन्ग जुई ने प्यार से चिल्लाकर कहा, कोई आ रहा है। इस समय चेन जियांग सू मेयाओ से अलग होने को तैयार नहीं थी। जैसे ही वह चेन जियांग की गोद से अलग हुई, उसने एक उलझन भरी और खूबसूरत आंखों से उसे देखा। हालांकि उसने जल्द ही अपना सिर नीचे किया और थूका और फिर रिंग में वापस लौट गई। चेन जियांग मुस्कुराया, अपने होंठ चाटे और उस लंबे एहसास का आनंद लिया। सू मेयाओ जब घेरे के अंदर बने उस छोटे से घर में लौटी तो वह बिस्तर पर गिर पड़ी। वह कुछ नहीं बोली और कुछ सोचते हुए अपना सिर नीचे झुकाए बैठी रही। उसका चेहरा अब भी हल्का गुलाबी था। ये दृश्य देखकर बाई यूयू स्तब्ध रह गई। चेन जियांग, चुंबन क्या होता है? क्या इसका स्वाद अच्छा है? मैं भी इसे आजमाना चाहती हूँ, लॉन्ग जुई ने अचानक जिज्ञासा से भरी आवाज में पूछा। खा जा मेरी गांड, सारा दिन बस खाने के बारे में ही सोचता रहता है। साले दूर जा, ये बड़ों का काम है। चेन जियांग ने उपहासपूर्वक डांटा। हुम्फ, मैं हजारों सालों से ड्रैगन के अंडे में हूँ, तुम छोटे बदमाश हो, लॉन्ग जुई ने कोमल आवाज में डांटा। चेन जियांग निजी कमरे से बाहर निकला। अपने छोटे से बगीचे में पहुंचते ही उसने देखा कि एल्डर डैन 9 सनफ्लेम्स ट्री के नीचे भावशून्य भाव से खड़े थे। चेन जियांग को आते देख एल्डर डैन गुस्से से मुड़े और जल्दी से पूछा, यहाँ क्या हुआ? चेन जियांग ने अपना सिर खुजलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह इतना बुरा नहीं है ना? एल्डर डैन ने ठंडे स्वर में कहा, बकवास, 5 रंगों वाला कमल, 9 लपटों वाला पेड़, अग्नि आत्मा घास, दिव्य आत्मा फूल, धातु आत्मा पेड़, 1000 शिरा पेड़, इनमें से कौन सी चीजें अच्छी नहीं हैं? मुझे ईमानदारी से बताओ, ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? 9 सूर्य ज्वाला वृक्ष पर पहले से ही 2 फल लग चुके थे, इसलिए एल्डर डैन को पूरी तरह से पता था कि वे हाल ही में चेन जियांग द्वारा नहीं लगाए गए थे। एल्डर डैन अभी अभी एकांत प्रशिक्षण से बाहर आई थी, इसलिए उन्हें बाहरी मामलों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वरना चेन जियांग से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि क्या हो रहा है। तुम्हें इसे गुप्त रखना होगा, तुम ये बात किसी और को नहीं बता सकते। चेन जियांग ने कहा, ये तो तय है, हम एक दूसरे के बहुत सारे राज पहले से ही जानते हैं, तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सभी हर्ब किंग पर्वत से लिए गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि लू परिवार इस समय मुझे ढूंढ रहा होगा। एल्डर डैन एक पल के लिए हैरान रह गई। चेन जियांग ने असल में लू परिवार के हर्ब किंग पर्वत पर धावा बोल दिया था। हालांकि वह जानती थी कि लू परिवार बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, वे चेन जियांग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। मैं यहाँ सेना की व्यूह रचना को सुदृढ़ करूंगा। जल्दी से जाओ, डीन ऊपर या ट्रू मार्शल दायरे में मौजूद सभी लोगों को जो इस समय एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में मौजूद हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। एल्डर डैन ने कहा। गू डोंगचेन की वजह से एल्डर डैन को बंद कमरे में प्रशिक्षण रोकना पड़ा था। चेन जियांग उनके पीछे पीछे एक्सट्रीम डैन किंग प्रांगण से बाहर निकल गया। सभा स्थल रहस्यमय लोक में एक विशाल खुली जगह थी। रास्ते में चेन जियांग ने यून शियादाओ और अन्य लोगों को देखा। चेन जियांग ने ये भी देखा कि उनका रंग रूप बुरा नहीं था। एक नजर में ही उसे यकीन हो गया कि उनकी किस्मत ने एक बार फिर अपना काम कर दिया है। झू लाओ, क्या तुम फिर भाग्यशाली हो गए? चेन जियांग ने हंसते हुए पूछा। लगभग, मुझे एक बहुत ही आसान उच्च स्तरीय मिशन मिल गया, जू रोंग ने हंसते हुए जवाब दिया। वह एक व्यापारी था और इस मामले में उसकी दूरदर्शिता बहुत सटीक थी। बेशक थोड़ी किस्मत की भी जरूरत थी। बड़े भाई चेन, इस बार डीन हम सभी सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकारों को इकट्ठा कर रहे हैं। लगता है शैतानी रास्तों वाले संप्रदायों के साथ लड़ाई शुरू होने वाली है। सच कहूं तो लू परिवार ने तुम पर 5 लाख क्रिस्टल पत्थरों का इनाम रखा है। तुम्हारी कीमत एक बार फिर बढ़ गई है। यून शियादाओ ने प्रशंसा भरी नजरों से कहा। मैं कब देखूंगा कि सब लोग मेरे लिए इनाम की घोषणा करें। कितना खूबसूरत नजारा होगा। चेन जियांग ने सिर हिलाया। अगर लू परिवार ने उसके सिर पर इनाम नहीं रखा होता तो यह और भी अजीब होता। आखिरकार उसने तो उनकी पूरी जड़ ही काट दी थी। चेन जियांग, तुमने लू परिवार के साथ क्या किया? उन्होंने तुम्हारे सिर पर इतना बड़ा इनाम क्यों रखा? यहाँ तक कि जब तुमने उनके बड़े भाई को मार डाला तब भी उन्होंने तुम्हारे सिर पर इनाम नहीं रखा। जू वेलोंग ने पूछा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस लू परिवार के पास घूमने गया था। चेन जियांग को उस तरह की मुस्कान के साथ देखकर यून शियादाओ समझ गया कि यात्रा का मतलब है कि उसे इससे जरूर फायदा हुआ होगा। इनाम की कीमत को देखते हुए उन्हें यकीन था कि उसने जरूर खूब मछली पकड़ी होगी, काफी मछली पकड़ी होगी। चेन जियांग, मेरा हिस्सा कहाँ है? मैंने लू परिवार की जांच में आपकी मदद की थी। जू रोंग ने झट से चेन जियांग का हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद उसने झट से चेन जियांग से एक जेड बॉक्स प्राप्त कर लिया। जैसे ही जू रोंग ने जल्दी से उसे खोला, उसकी चीख निकल गई। उसका चेहरा आश्चर्य और उत्साह से भर गया। उसने जल्दी से जेड बॉक्स बंद कर दिया, शांत हो गया और ऐसा व्यवहार करने की कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही न हो।
ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन जियांग ने झू रोंग को 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन दिए थे। काश मेरी कुछ बहनें भी इतनी खूबसूरत होती। झू रोंग ने आह भरी। उसकी नज़र में चेन जियांग एक नवधनाढ्य और बहुत ही स्पष्टवादी और उदार था। हालांकि युन शियादाओ और शू वेलोंग की ताकत अपनी पीढ़ी में बहुत अच्छी थी। चेन जियांग को लगा कि वे अभी भी थोड़े कमजोर हैं, इसलिए उसने दोनों को 2-2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन भी दिए। इससे उन्हें अपनी ताकत जल्दी सुधारने का मौका मिलेगा। नींव दान बनाने से वे अपनी साधना में सुधार कर सकते थे, लेकिन दान लेने के बाद उनकी शक्ति और भी भयानक हो जाती। हालांकि अपने साथियों के बीच वे पहले से ही बहुत शक्तिशाली थे, फिर भी उसी पीढ़ी के कई लोग उनसे आगे निकल जाते थे, और यह सब चेन जियांग जैसे असामान्य राक्षसों को बाहर करने के बाद भी था। इसके अलावा ये बिल्डिंग फाउंडेशन डैन बहुत ही दुर्लभ और कीमती डैन थे। केवल चेन जियांग ही अपनी अनोखी तकनीकों से इतने सारे डैन बना सकता था। इसके अलावा न केवल वह उन्हें जल्दी से परिष्कृत करता था, बल्कि उनकी गुणवत्ता भी बहुत ऊंची थी। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उसके बिल्डिंग फाउंडेशन डैन की क्षमता किसी भी अन्य कीमियागर से कई गुना ज्यादा थी। झू रोंग को अपनी कला का पूरा ज्ञान था। एक नजर में ही वह बता सकता था कि ये बिल्डिंग फाउंडेशन डैन असाधारण थे। अध्याय 0223 उम्मीदवार अध्याय 223 उम्मीदवार TLN। तो मुझे पता चला कि 17 के पर अध्याय 222 वाकई सेंसर किया गया था। सूंग मैंने दूसरी वेबसाइट देखी है और उस हिस्से का अनुवाद किया है, तो कृपया अध्याय 222 जरूर देखें। केवल 18 जोड़ के लिए XD आनंद लें। युन शियादाओ और शू वेलोंग दोनों ही अपने अपने जेड बॉक्स खोलने के बाद झू रोंग की तरह ही डर गए। उन्हें पता चला कि चेन जियांग ने झू रोंग को भी 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन दिए थे। चेन जियांग की ओर से एक साथ 6 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन निकले। ये देखकर वे बेहद हैरान रह गए। क्या चेन जियांग को बिल्डिंग फाउंडेशन डैन का कोई भंडार मिला या कुछ और? हे कुल 5 लाख क्रिस्टल पत्थर, क्या आप खरीदने जा रहे हैं या नहीं? चेन जियांग हंसा, उन्हें बोझ महसूस न होने देने के लिए। चेन जियांग ने भी कुछ क्रिस्टल पत्थर वसूल कर लिए। आपके पास कितने हैं? मुझे सब चाहिए। झू रोंग जल्दी से चिल्लाया। बाहर निकलो। युन शियादाओ ने उपहास करते हुए कहा, बेशक हम खरीदने जा रहे हैं, लेकिन क्या आप कीमत थोड़ी कम नहीं कर सकते? तुम वास्तव में मेरे साथ सौदेबाजी कर रहे हो? पिच के करीब होने से तुम सचमुच काले हो जाते हो। चेन जियांग ने हंसते हुए झू रोंग की ओर देखते हुए कहा। झू रोंग ने अपने होठों को मोड़ते हुए जवाब दिया, पिच के करीब होने से तुम काले हो जाते हो, इसकी तो हमेशा से अच्छी आदतें रही हैं। शू वेलोंग ने बड़ी आसानी से 5 लाख क्रिस्टल पत्थर निकाले और चेन जियांग को दे दिए। शू वेलोंग ने हल्की आह भरते हुए कहा, मेरे पास बस इतना ही है। अचानक मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। चेन जियांग के बिल्डिंग फाउंडेशन डैन उन सभी के लिए बहुत उपयोगी थे। इसके साथ वे जल्दी से 1 टन ट्रू क्यूई प्राप्त कर सकते थे। एक विशाल प्रांगण में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि लगभग 100 लोग पहले से ही मौजूद थे। ये सभी चरम मार्शल संप्रदाय के सच्चे मार्शल क्षेत्र के अनुयायी थे। कुल मिलाकर 100 से कुछ ज्यादा सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार। इससे ही स्पष्ट था कि चेनवू मुख्य भूमि में ज्यादा सच्चे मार्शल क्षेत्र नहीं थे। हालांकि चेन जियांग ने पिछली बार काले कछुए के रहस्यमय क्षेत्र में उनमें से 100 से ज्यादा को अपंग बना दिया था। यह इतनी बड़ी घटना थी कि इसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। पिछले कुछ दिनों में हमारे धर्मी संप्रदायों और शैतानी मार्ग वाले संप्रदायों के बीच बातचीत फलदायी रही है। हालांकि एक पूर्व शर्त है। समझौते के अनुसार दक्षिणी बंजर भूमि में सच्चे मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर से कम के मार्शल कलाकारों के बीच एक युद्ध होने वाला है। दक्षिणी बंजर भूमि में प्रवेश करने वालों को जीवन मरण के संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। उन्हें 2 महीने तक दक्षिणी बंजर भूमि पर्वत श्रृंखला में जीवित रहना होगा। अंत में सबसे अधिक शिष्यों के जीवित रहने वाला पक्ष विजयी होगा। वू डोंगचेन ने घोषणा की। वू कैमिंग ने आगे कहा, धर्मी संप्रदाय 50 शिष्यों को भेजेंगे, जबकि शैतानी मार्ग वाले भी ऐसा ही करेंगे। हमारा चरम मार्शल संप्रदाय 10 शिष्यों को भेजेगा। सच्चे मार्शल संप्रदाय और पशु मार्शल संप्रदाय को भारी नुकसान हुआ था, इसलिए वे ज्यादा सैनिक नहीं भेज सके। इसके अलावा चेनवू मुख्य भूमि का नंबर 1 संप्रदाय होने के नाते चरम मार्शल संप्रदाय को स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में ज्यादा सैनिक भेजने पड़े। शैतान मार्ग के संप्रदायों ने बार बार साबित किया है कि उनके छोटे से शैतान प्रांत में भी अपार संभावनाएं हैं। अगर वे जीत गए तो हम धर्मी संप्रदायों को उन्हें भारी मात्रा में संसाधन मुहैया कराने होंगे, और अगर हमने ऐसा होने दिया तो उनके विकास के साथ वे जल्द ही हमारे धर्मी संप्रदायों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएंगे। वू कैमिंग ने भारी स्वर में कहा। 5वें स्तर के सच्चे मार्शल दायरे से नीचे के लोग और 5वें स्तर के सच्चे मार्शल दायरे सहित इस युद्ध में भाग ले सकते हैं। कौन जाना चाहता है? ध्यान रखना, ये युद्ध बहुत खतरनाक है। एक भी चूक तुम्हारी जान ले सकती है। वू डोंगचेन की नजर एक एक करके उन सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकारों पर पड़ी। 5वें स्तर के सच्चे मार्शल दायरे से नीचे के कई लोग थे, फिर भी कोई आगे नहीं आया। चेन जियांग चिल्लाया, मुझे भी शामिल करो। अपनी पीढ़ी में सबसे युवा और सबसे प्रतिभाशाली माने जाने वाले चेन जियांग स्पष्ट रूप से चरम मार्शल संप्रदाय का नेतृत्व करने वाले थे, जिससे कई बुजुर्गों ने मन ही मन उनकी सराहना की। हालांकि वू डोंगचेन और वू काइमिंग दोनों अपने युवा मार्शल चाचा को लेकर थोड़े चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि इन शैतानी पथ के मार्शल कलाकारों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा दक्षिणी बंजर भूमि अपने आप में बहुत खतरनाक थी। यह एक कुख्यात खतरनाक जगह थी।
मैं भी चलूंगा, युन शियादाओ ने कहा। इस चीख के तुरंत बाद झू रोंग और शू वेलोंग भी चिल्लाए। सबको पता चल गया कि उन्होंने अभी अभी सच्चे मार्शल क्षेत्र में कदम रखा है, लेकिन असल में उनमें इतनी हिम्मत थी। इससे कई लोग मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे। मुझे भी शामिल कर लो। इस बार वक्ता चेन जियांग का प्रशिक्षु याओ हाइशेंग था। अब 5 लोग शामिल हो चुके थे और उन सभी के चेन जियांग से अच्छे संबंध थे। मैं भी जाऊंगा, मैं युवाओं से पीछे नहीं रह सकता, एक अधेड़ उम्र के आदमी ने हल्के से हंसते हुए कहा। इस बार वह झू रोंग के चाचा हाओ डोंगकी थे। 4 बचे, लेकिन वू काइमिंग और गू डोंगचेन के लिए ये परिणाम बेहद असंतोषजनक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ज्यादातर उम्मीदवार युवा थे, चाहे उनका अनुभव हो या जरूरी युद्ध कौशल, उनमें कमी थी। युवाओं को तो नुकसान ही होगा। बेशक चेन जियांग एक अपवाद थे। क्या बाकी सभी मार्शल कोर्टयार्ड का हैं? भाग लेने वाले सभी 6 लोग हमारे 15वें मार्शल कोर्टयार्ड से आए हैं, युन शियादाओ ने उपहासपूर्ण लहजे में कहा। बिल्कुल, पहले मार्शल कोर्टयार्ड में इन लोगों के लिए ये संख्या व्यर्थ है, एक अच्छे मार्शल कोर्टयार्ड की बर्बादी। झू रोंग ने भी एक और अपमान किया। बहुत से लोग शैतानी मार्ग के दुष्ट और क्रूर लोगों से लड़ने के लिए अपने मन में बहुत अनिच्छुक थे, अपने से छोटे लोगों के उपहास का सामना करते हुए। हालांकि वे क्रोधित थे, सभी ने चुप रहना ही उचित समझा। इस समय पूरे प्रांगण में सन्नाटा छा गया। चरम मार्शल संप्रदाय के पास अभी भी 4 स्थान शेष थे, फिर भी कोई शिष्य आगे नहीं आया। गू डोंगचेन थोड़ा क्रोधित था। उसने चरम मार्शल संप्रदाय के शिष्यों के इतने कमजोर और कायर होने की उम्मीद नहीं की थी। यहाँ तक कि सच्चे मार्शल क्षेत्र के शिष्यों की वर्तमान नई पीढ़ी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाई, लेकिन किसी भी पुराने शिष्य ने नहीं। गू डोंगचेन किसी पर भी दबाव नहीं डालना चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। जैसे ही वह बोलने वाला था, चेन जियांग बोला, दीन, लड़ाई शुरू होने में कितना समय बचा है? 3 महीने। उन आखिरी 4 लोगों को मेरे पास छोड़ दो। 3 महीने बाद मैं 4 ट्रू मार्शल रियल्म लोगों को तुम्हारे पास लाऊंगा। चेन जियांग ने एक बार फिर कहा। गू डोंगचेन ने भौहें चढ़ाईं और कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? जरूर, लेकिन हम अपनी जान जोखिम में डालने जा रहे हैं। जब हम लौटेंगे तो क्या हमें कोई इनाम मिलेगा? चेन जियांग ने हंसते हुए जवाब दिया, निश्चित रूप से उचित मुआवजा मिलेगा। गू डोंगचेन ने कहा, खैर, अब जब उम्मीदवार तय हो गए हैं तो आगे कोई बदलाव नहीं होगा। चेन जियांग ने एक बार फिर चिल्लाकर कहा, डीन, अगर हम सभी जीवित वापस आ गए तो क्या आप हम में से प्रत्येक को एक कांस्य शिष्य और रजत योद्धा की उपाधि नहीं दे सकते? चेन जियांग के शब्दों ने एक पल में सबके दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। अगर उन्हें ये 2 उपाधियां मिल गईं, तो वे राजा मार्शल प्रांगण में प्रवेश कर पाएंगे। झू रोंग और अन्य 4 सभी मन ही मन उत्साहित थे और गू डोंगचेन के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गू डोंगचेन ने एक क्षण विचार किया, फिर उसने वू काइमिंग की ओर देखा और उसने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, अगर तुम जिंदा वापस लौट आए तो हम तुम्हें 10 लाख क्रिस्टल पत्थर, 500 सच्चे एलिमेंटल डैन, साथ ही कांस्य शिष्य और रजत योद्धा का खिताब देंगे। गू डोंगचेन ने जोर से घोषणा की। इससे युन शियादाओ और अन्य लोग बेहद खुश हुए। हालांकि उन्हें पहले जिंदा वापस आना होगा। याओ हैशिंग और हाओ डोंगकिंग दोनों इनाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि उन्होंने सोचा नहीं था कि यह उतना आसान था जितना लग रहा था। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि ये शैतान पथ मार्शल कलाकार अन्य 3 की तुलना में कितने मजबूत थे। चले जाओ, अगले 3 महीनों तक हम एल्डर कोर्टयार्ड के लोग तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, ताकि तुम युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो जाओ। गू डोंगचेन ने कहा। इस समय वहां मौजूद कई लोगों को इस बात का पछतावा था कि ये इनाम बहुत ज्यादा लुभावने थे। और तो और उम्मीदवारों को एल्डर कोर्टयार्ड का मार्गदर्शन भी व्यक्तिगत रूप से मिलने वाला था। हाइशिंग, अगले 3 महीनों तक किसी भी डैन को परिष्कृत करने की जहमत मत उठाना, चेन जियांग ने कहा। याओ हाइशिंग इस समय सच्चे मार्शल दायरे के 4थे स्तर पर था। चेन जियांग, तुम सच्चे मार्शल दायरे में 4 और लोगों को कहां से लाओगे? उन्हें पहले स्तर पर तो नहीं होना चाहिए था, है ना? हाई डोंगकिंग ने पूछा। अगर वे सभी पहले स्तर पर होते तो इससे उनकी समग्र शक्ति पर असर पड़ता। हाओ डोंगकिंग सच्चे मार्शल दायरे के 5वें स्तर पर था और काफी शक्तिशाली था। चरम मार्शल संप्रदाय में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा भी थी। अंकल हाओ, आप निश्चिंत रहिए, वे थोड़े कमजोर जरूर होंगे, लेकिन वे हमें किसी भी तरह से नीचे नहीं खींच पाएंगे। चेन जियांग ने युन शियादाओ और बाकियों के साथ जाने से पहले जवाब दिया। इससे पहले चेन जियांग ने युन शियादाओ से कुछ प्रतिभाशाली लोगों की तलाश करने को कहा था, जिन्हें वे जीत सकें और जिनका दृढ़ता से पालन पोषण किया जा सके। युन शियादाओ पहले ही 5 लोगों को ढूंढ चुके थे और चेन शियादाओ अब उनसे मिलने जा रहे थे। अध्याय 0224 लोकप्रियता खरीदना। अध्याय 224 लोकप्रियता खरीदना। TLN अध्याय 222 से मुझे पता चला कि 17 के वाला अध्याय सेंस किया गया था। सोच विचार के बाद मैंने अध्याय 226 से एक साथ के .com के बजाय piocean.net से अध्याय का अनुवाद करने का निर्णय लिया है। अगर आपने वह हिस्सा पढ़ा है जो हमने खुद जोड़ा है तो एक बार फिर से चुंबन दृश्य पढ़ें। उन 5 लोगों में से 2 लोग वर्तमान में संप्रदाय के बाहर मिशन कर रहे थे और अभी तक वापस नहीं लौटे थे, इसलिए इस समय यहाँ केवल 3 लोग थे। झू रोंग और अन्य लोगों ने न केवल इन 5 लोगों की सावधानी पूर्वक जाँच की थी, बल्कि उन्हें बहुत लंबे समय तक देखा भी था। उनका मूल्यांकन बहुत ऊंचा था। एक छोटे से कमरे में चेन जियांग 3 युवकों को देख रहा था, जिनमें से 2 का शरीर काफी बड़ा था और उनकी शक्ल भी लगभग एक जैसी थी। जाहिर था वे भाई थे। दूसरे की बात करें तो वह एक विद्वान लग रहा था।
हालांकि उसने बहुत ही साधारण साफ सुथरे कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। दो भाइयों का नाम लेई जियोंगलिन और लेई जोंग था। लेई शियोंगलिन सबसे बड़े थे और एक हटे कट्टे और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। हालांकि जब वे बोलते थे तो अक्सर कुछ रूखे और कर्कश स्वर में बोलते थे। दूसरी ओर उनके भाई लेई जोंग एक सरल और ईमानदार व्यक्ति थे। वे आमतौर पर बहुत कम बोलते थे और जब बोलते भी थे तो बोलने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते थे। हालांकि वे दोनों बहुत मेहनती थे, वरना वे इतनी कम उम्र में 10वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार न बन पाते। विद्वान दिखने वाले उस व्यक्ति का नाम लियान मिंगडोंग था। वह बहुत ही चतुर व्यक्ति था और उसने तियानमेन शहर में कई अच्छे काम किए थे। हालांकि इस तरह के चतुर व्यक्ति को चित्रित करने की सोच भी किसी के मन में संदेह पैदा कर सकती थी। शायद इस व्यक्ति के पीछे कोई योजना या षड्यंत्र हो। लेकिन चेन जियांग ऐसी बातों से निडर था। लेई शियोंगलिन, लेई जोंग और लीना मिंगडोंग सभी जानते थे कि उन्हें आज यहाँ क्यों बुलाया गया है। उन्हें पता था कि कोई उन्हें जीतना चाहता है और उन्होंने पहले भी कई बार ऐसा अनुभव किया था। हालांकि उन्हें अंततः इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि उनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। संप्रदाय के अंदर किसी को भी शामिल करने से पहले आमतौर पर उसकी पृष्ठभूमि पर विचार किया जाता था। अगर उसकी उत्पत्ति अच्छी हो, जैसे किसी छोटे परिवार का कोई छोटा सदस्य या किसी बड़े व्यापारी का बेटा या बेटी, तो उसे रिझाना आसान होता था। हालांकि चेन जियांग के लिए यह संभव नहीं था क्योंकि वे लोग शायद उसके प्रति वफादार नहीं होंगे। वास्तव में वे उसके सिर पर रखे इनाम के लिए आसानी से उसे धोखा दे देंगे। चरम मार्शल संप्रदाय में चेन जियांग का नाम बिजली की तरह गूंजता था। कुछ लोग उससे नफरत करते थे, कुछ उसे पसंद करते थे, कुछ उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन ज्यादातर लोग बस उससे ईर्ष्या करते थे। अब लेई जियोंगलिन और अन्य लोग चरम मार्शल संप्रदाय के ऐसे महान गुरु जैसी आकृति को देख सकते थे। वे सभी अपने दिलों में कुछ उत्साहित और आश्चर्यचकित थे। मैं बकवास करके समय बर्बाद नहीं करूंगा। हालांकि हम पहली बार मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि आप सभी को एक दूसरे से परिचित होना चाहिए। मैंने आप सभी की जांच पड़ताल कर ली है। उम्मीद है आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। चेन जियांग हल्के से मुस्कुराया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं कुछ भरोसेमंद पुरुषों से ज्यादा चाहता था। लियान मिंगडोंग एक पल के लिए थोड़ा हैरान हुआ। उसने लेई शियोंगलिन और लेई जोंग की तरफ देखा क्योंकि वे तीनों एक ही तरह के लोग थे। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और इस बात से थोड़ा हैरान भी था। क्या तुम हमारे साथ जुड़ने को तैयार हो? सीधी सी बात है, अगर तुम चाहती हो तो हमारे साथ जुड़ जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं तो भूल जाओ। जहाँ तक एक दूसरे के बारे में जानने की बात है वह बाद में होगी, युन शियादाओ ने कहा। युन शियादाओ, जू रोंग और बाकी सभी सच्चे मार्शल क्षेत्र के युवा मार्शल कलाकार थे। दरअसल चरम मार्शल संप्रदाय में वे बहुत प्रसिद्ध थे। इसके अलावा वे सभी बड़े परिवारों के कनिष्ठ सदस्य थे। लेई शियोंगलिन और लेई जोंग दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे इतने प्रभावशाली समूह की ओर आकर्षित हो रहे थे। वे निश्चित रूप से खुश थे। हालांकि इस समय उनकी आंखें बेबसी से भरी थीं। लियान मिंगडोंग ने कहा, वरिष्ठ भाई चेन ने हमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जिसके लिए हम अत्यंत आभारी हैं। हालांकि हमारे पिछले मिशन के दौरान हमारा समूह कुछ लोगों के साथ संघर्ष में फंस गया था और हमने अपने 2 साथियों को भी खो दिया था। जू रोंग ने हंसते हुए कहा, क्या आप चिंतित हैं कि आप हमें अपने संघर्ष में घसीट लेंगे? लियान मिंगडोंग ने अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं जानता हूँ कि वरिष्ठ भाई सभी युवा और होनहार हैं, लेकिन इस समय लेई जियोंगलिन ने दहाड़ते हुए कहा, इस बारे में मत बोलो। चलो, हम अपना काम खुद ही कर लेंगे। लेई जोंग ने चेन जियांग और अन्य लोगों के सामने बहुत ही सरल मुस्कान के साथ कहा, अगर हम आपके समूह में शामिल हो गए तो हम आपके लिए केवल परेशानी ही लाएंगे। मुझे खेद है। जू वेलोंग ने ठंडे स्वर में कहा, कौन तुम्हें निशाना बना रहा है? और तुम्हारे 2 साथियों को भी मार डाला। हालांकि हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी जांच पड़ताल ने हमें तुम्हारी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि हम तुम लोगों को एक बड़ा समूह बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहते थे। चेन जियांग ने आह भरी और कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह अन्य चरम मार्शल संप्रदाय के शिष्यों के साथ होना चाहिए। आप उनके साथ अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, फिर भी ऐसा ही होता है। ये केवल आपके अपने जीवन की बर्बादी है। मेरे पास आपको शैतान पथ मार्शल कलाकारों के साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई करने का अवसर है। ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई है जिसके लिए आपको सबसे अधिक तरसना चाहिए। लेई जियोंगलिन और लेई जोंग का पूरा शरीर कांप उठा। इससे पहले कि लेई जियोंगलिन ने तुरंत पूछा, कौन सा अवसर? चेन जियांग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जानकारी के अनुसार लेई जियोंगलिन और लेई जोंग के गांव को शैतान पथ मार्शल कलाकारों ने तबाह कर दिया था। यही वजह थी कि शैतान पथ मार्शल कलाकारों के प्रति उनकी नफरत उनकी आत्मा में समा गई थी। जब से हमने तुम्हें बुलाया है, हमने तुम पर भरोसा किया है। अगर तुमने हमें निराश किया है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी आंखें लोगों को पहचान नहीं पाईं। चरम मार्शल संप्रदाय को तुरंत अपने 10 शिष्यों को उस जगह भेजना होगा जहां उन्हें शैतानी मार्ग के संप्रदायों के शिष्यों से लड़ना होगा। तुम तीनों की ओर से मैंने 3 जगहें आरक्षित कर रखी हैं। हालांकि तुम्हें सच्चे मार्शल क्षेत्र में होना होगा। चेन जियांग की बातें सुनकर लेई शियोंगलिन और बाकी लोग अवाक रह गए। वे ज्यादातर लोगों से अलग थे। आमतौर पर जब लोगों को पता चलता था कि उन्हें शैतानी पथ के मार्शल कलाकारों से लड़ना है तो वे सभी चिंतित हो जाते थे। खासकर जो लोग अहंकार और शान का दिखावा करते थे, वे सभी अपनी दयनीय छोटी सी जान गंवाने के बारे में चिंतित रहते थे।
वे शैतानी पथ के संप्रदायों के साथ समझौता करने और चेनवू मुख्य भूमि के समृद्ध संसाधनों को शैतानी पथ के संप्रदायों के साथ साझा करने में बेहद खुश होते थे। लेकिन सभी प्रमुख धर्मी संप्रदायों के अधिपति समझते थे कि शैतानी पथ के योद्धा किस तरह के लोग हैं। अगर उन्हें बढ़ने दिया गया तो नागरिक आबादी और धर्मी योद्धाओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आगे अच्छे दिन नहीं आएंगे। शैतानी पथ के संप्रदायों को दबाने के लिए एक भीषण युद्ध की आवश्यकता थी। चेन जियांग ने 6 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन निकाले और कहा, मैं आप में से प्रत्येक को 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन दे सकता हूँ। आप सच्चे मार्शल दायरे में कदम रख सकते हैं या नहीं, यह आपकी प्रतिभा, भाग्य और किस्मत पर निर्भर करेगा। सच्चे मार्शल क्षेत्र में कदम रखने के बाद आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं या नहीं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। हालांकि आप चरम मार्शल संप्रदाय के अन्य कायरों की तरह बिल्कुल नहीं हो सकते और शैतानी रास्ते से लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। चेन जियांग ने 6 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन मेज पर रख दिए। लियान मिंगडोंग, लेई शियोंगलिन और लेई जोंग सभी स्तब्ध रह गए। वे उन 6 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को हैरानी से देखते रहे। वे सभी अवाक रह गए। उनकी तो बात ही छोड़िए, युन शियादाओ और बाकी लोग भी हैरान हुए बिना नहीं रह सके। चेन जियांग ने अभी अभी उन्हें 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन दिए थे, लेकिन उसने एक बार फिर 6 और निकाल लिए। मैं ये बिल्डिंग फाउंडेशन डैन यूं ही नहीं दे रहा हूँ, बाद में तुम्हें ये हमें वापस करने होंगे। मुझे हर डैन के बदले 2 लाख क्रिस्टल पत्थर चाहिए। अगर तुम्हें लगे कि तुम भविष्य में कर्ज चुका सकते हो तो ले लो। चेन जियांग हंसा और बोला, 5 लाख क्रिस्टल पत्थरों को न तो कोई अदेय राशि माना जा सकता था, न ही कोई नगण्य राशि। हालांकि अगर वे सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर पाते तो उनके लिए इतनी राशि अर्जित करना मुश्किल नहीं होता। हालांकि इसके लिए उन्हें अभी भी काफी समय चाहिए था। लियान मिंगडोंग और बाकी सभी ने 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन्स लिए। उन्होंने चेन जियांग को कृतज्ञता से देखा और मन ही मन कसम खाई कि वे मरते दम तक चेन जियांग का साथ देंगे। उसने उन्हें मजबूत बनने और बदला लेने का मौका दिया था, वरना अपनी उत्पत्ति के साथ भगवान ही जाने किस महीने, किस साल या किस दशक में वे सच्चे मार्शल दायरे में प्रवेश कर पाते, या शायद वे जीवन भर नश्वर मार्शल दायरे के 10वें स्तर पर ही रह जाते। सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद तुरंत एल्डर वू को ढूंढो और उसे तुम्हारे लिए उचित व्यवस्था करने दो। उस समय उसे बताना कि चेन जियांग ने तुम्हें उसे ढूंढने के लिए भेजा है। और एक बात, अभी केवल एक डैन खाओ। अगर तुम एक का उपयोग करके सफलता प्राप्त कर लेते हो तो दूसरे को दूसरे स्तर तक पहुंचने की कोशिश के लिए छोड़ सकते हो। चेन जियांग ने उन्हें गंभीरता से निर्देश दिया। लेई शियोंगलिन और बाकी लोगों ने कुछ नहीं कहा, बस चेन जियांग की तरफ मुठियां तान दी और युन शियादाओ और बाकी लोगों के पीछे पीछे बाहर निकल गए। ऐसी उदारता सिर्फ शुक्रिया अदा करने से नहीं चुकाई जा सकती। वे चेन जियांग के काम के लिए उसे धन्यवाद देने के लिए अपने कर्मों का इस्तेमाल करेंगे। अब केवल एक और उम्मीदवार की जरूरत थी। चेन जियांग एल्डर डैन को ढूंढने के लिए एल्डर डैन के राजा प्रांगण में वापस जा सकता था। आखिरकार वू कियान ही इस पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थी। उसे बस इस बात की चिंता थी कि एल्डर डैन वू कियान को उसकी मृत्यु तक छिपाए रखेंगे। अध्याय 0225 शिंटो अध्याय 225 शिंटो TLN। अब से चेन जियांग की शिशु आत्मा, जिसे हम आत्मा के रूप में संदर्भित करते थे, उसे इस अध्याय से दिव्य आत्मा के रूप में संदर्भित किया जाएगा। चरमदान राजा प्रांगण में लौटने के बाद चेन जियांग ने अभी एल्डर डैन के दरवाजे पर दस्तक देने के बारे में सोचा ही था कि अचानक अंदर से एल्डर डैन की आवाज आई, क्या तुम वू कियान के लिए आए हो? एल्डर डैन ने दरवाजा खोला और पूछा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। अब बस एक व्यक्ति की कमी है। कल मैं उसे डीन के पास ले जाऊंगा। तुम्हें उसे जरूर मेरे पास वापस लाना होगा, एल्डर डैन ने कहा। कोई बात नहीं। चेन जियांग मुस्कुराया और फिर जल्दी से चला गया। अपने निजी कमरे में वापस आकर उसने एलिमेंटल स्पिरिट डैन निकाला। हालांकि उसके पास सिर्फ एक ही था, फिर भी उसकी अपरिपक्व दिव्य आत्मा के लिए वह काफी था। इस बार दक्षिणी बंजर भूमि में शैतान पथ के मार्शल कलाकारों के साथ लड़ाई बहुत ही ठंडी होने वाली थी, जिससे चेन जियांग को थोड़ा दबाव महसूस हुआ। वह जानता था कि ये शैतान पथ के संप्रदाय शाकाहारी नहीं है और जो भी वे भेजेंगे वह कमजोर तो बिल्कुल नहीं होगा। चरम मार्शल संप्रदाय ने किसी को भी जाने के लिए मजबूर नहीं किया था। सभी स्वेच्छा से युद्ध में जा रहे थे। इसलिए 5वें स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र के लोग, ये शक्तिशाली मार्शल कलाकार, अक्सर भाग नहीं लेते थे क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि शैतान पथ के मार्शल कलाकार कितने शक्तिशाली होते हैं। उनकी राय में चेन जियांग और ये युवा केवल अपनी मृत्यु चाहते थे। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि वे दक्षिणी बंजर भूमि जा रहे थे, जो चेनवू मुख्य भूमि के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक था। छोटे अजगर, अगर मैं शिंटो साधना शुरू कर दूं तो मुझे किस तरह की शक्ति मिलेगी? चेन जियांग ने पूछा। शिंटो के बारे में ये कहा जा सकता है कि वह कुछ भी नहीं जानता था। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति सीखने जा रहे हैं, लॉन्ग जुएई ने कहा। सटीक रूप से कहें तो आध्यात्मिक शक्ति दिव्य आत्मा की वह अवस्था है जिसके तहत व्यक्ति अपनी शक्ति का उपयोग करता है। यह शायद आपके तथाकथित दिव्य युद्ध कौशल जैसा ही है। उनके सिद्धांत भी बहुत मिलते जुलते हैं। हालांकि आध्यात्मिक शक्तियां बहुत दुर्लभ हैं। मेरे पास भी केवल 5 ही हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चेन जियांग ने भौहें चढ़ाईं। ड्रैगन कबीले की वंशानुगत स्मृतियां असाधारण रूप से विशाल थीं। हालांकि लॉन्ग जुएई के अनुसार उसके पास केवल 5 आध्यात्मिक शक्तियां थीं। चेन जियांग ने उसे केवल 72 रूपांतरण,
नामक आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए देखा था। एक छोटे खरगोश, छोटे चूहे या कुछ इसी तरह के रूप में बदलते हुए। उसे लगा कि यह कौशल ज्यादा काम का नहीं है। आप जिस आध्यात्मिक शक्ति को सिखाने की सोच रहे हैं वह 72 रूपांतरण तो नहीं होगी, है ना? चेन जियांग ने तिरस्कार से पूछा। बिना किसी आध्यात्मिक शक्ति के दिव्य आत्मा की साधना से व्यक्ति केवल दिव्य बोध ही विकसित कर पाएगा, लेकिन उसकी शक्ति का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं होगा। 72 रूपांतरणों को कम मत समझो। मुझे पता है कि आवाज कैसे बदलनी है, रूप कैसे बदलना है और एक छोटे जानवर में कैसे बदलना है और खुद को कैसे छिपाना है। ये बहुत उपयोगी है। यह आध्यात्मिक शक्ति एक असामान्य आध्यात्मिक शक्ति के रूप में सूचीबद्ध है और इसे सबसे आगे स्थान दिया गया है, लॉन्ग जुई ने कोमल स्वर में कहा। चेन जियांग ने कुछ देर सोचा, फिर से सोचने पर पता चला कि यह वाकई बहुत अजीब और लगभग धोखेबाजी जैसा था। उसने पूछा, अगर मैं इसकी साधना करूं तो क्या मैं अपने शरीर को भी बदल सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। शिंटो साधना के बाद तुम दूसरे स्तर में प्रवेश करोगे। तब तक तुम्हारी दिव्य आत्मा तुम्हारी उम्र जितनी ही वृद्ध हो चुकी होगी और फिर तुम उसे अपने शरीर के साथ मिला सकते हो। जब ऐसा होगा तो तुम्हारी दिव्य आत्मा के साथ साथ तुम्हारा शरीर भी रूपांतरित हो जाएगा। हालांकि अगर तुम भी मेरी तरह रूपांतरित होना चाहते हो तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लॉन्ग जुई ने गर्व से कहा। चेन जियांग थोड़ा उत्साहित हो गया, बोला, बहुत रहस्यमय। बेशक, अन्यथा इसे दिव्य आत्मा, शिहू, आध्यात्मिक शक्ति, शेतोंग और शिंटो, शेडाओ नहीं कहा जाएगा। लॉन्ग जुई ने कहा। TLN तीनों शब्दों में शे वर्ण है, जिसका अर्थ है दिव्य या भगवान। चेन जियांग ने जब तत्व आत्मा दान को निगल लिया तो उसे आश्चर्य हुआ कि तत्व आत्मा दान उसके शरीर द्वारा शीघ्रता से पच गया, जिससे आध्यात्मिक सार की एक सतत धारा उत्पन्न हुई जो उसकी चेतना में प्रवाहित हुई, जबकि उसकी चेतना में शिशु आत्मा ने बिना सोचे समझे उस आध्यात्मिक सार को अवशोषित कर लिया। जैसे जैसे शिशु आत्मा ने आध्यात्मिक सार की विशाल मात्रा को अवशोषित किया, वह तेजी से बड़ा होता गया। चेन जियांग स्पष्ट रूप से देख सकता था कि मूल रूप से 1 से 2 साल का बच्चा हर सेकंड बड़ा हो रहा था। यह मौलिक आत्मा दान आपकी दिव्य आत्मा को लगभग 5 से 6 साल तक विकसित होने देगा। इसके पूरा होने के बाद आप आध्यात्मिक शक्ति का विकास शुरू कर सकते हैं। अगले 3 महीनों में आप 72 रूपांतरणों में से कुछ रूपांतरण सीख पाएंगे। सटीक रूप से कहें तो आक्रमण में आध्यात्मिक शक्ति का सबसे शक्तिशाली पहलू दिव्य ज्ञान और सच्ची क्यूई का एक साथ उपयोग है, लॉन्ग जुई ने कहा। अनजाने में चेन जियांग की चेतना में दिव्य आत्मा पहले से ही 4-5 साल की उम्र जितनी बड़ी हो चुकी थी। अब वह अपनी दिव्य आत्मा के साथ और भी गहरा जुड़ाव महसूस कर सकता था। हालांकि इसे अभी भी सच्चा विलय नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि इसके लिए उसे अपने शरीर के साथ विलय करना आवश्यक था। तभी वह अपनी दिव्य आत्मा की रहस्यमय शक्ति के तहत अपने शरीर को रूपांतरित कर सकता था। दिव्य आत्मा का विकास भी लोगों के विकास के समान ही था। बचपन में व्यक्ति कुछ भी नहीं समझ पाता था, जबकि धीरे धीरे बड़ा होने पर उसे ज्ञान प्राप्त होने लगता था, जो विलय के लिए भी सर्वोत्तम समय था। जल्दी से सम्मलन करो, अगर तुम इस अवसर को चूक गए तो आगे चलकर सम्मलन बहुत मुश्किल हो जाएगा, लॉन्ग जुई ने कहा। वह सीधे चेन जियांग की चेतना के अंदर देख सकती थी। कैसे? चेन जियांग ने जल्दी से पूछा। बस अपने आप को दिव्य आत्मा के साथ एकाकार होने के बारे में सोचो। चेन जियांग ने तुरंत लॉन्ग जुई के निर्देशों का पालन किया और अपने शरीर और दिव्य आत्मा को एक साथ मिलाने के विचार पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसका शरीर एक के बाद एक सुनहरी रोशनी के फटकों से चमकने लगा और एक विचित्र अनुभूति उसके पूरे शरीर में व्याप्त हो गई। 10 दिन बीत गए। चेन जियांग ने एक लंबी सांस ली और आंखें खोलीं। उसने अपने हाथों और पैरों को देखा, अपनी उंगलियों को थोड़ा सा मोड़ा, लेकिन ये क्रिया उसके शरीर के नियंत्रण में नहीं, बल्कि उसकी दिव्य आत्मा के नियंत्रण में थी। अब भले ही उसका शरीर किसी दवा के कारण लकवाग्रस्त हो गया हो, फिर भी वह वही हरकतें कर सकता था, क्योंकि अब वह अपने शरीर को हिलाने के लिए 2 अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर सकता था। एक तरीका था अपने मन का इस्तेमाल करके शरीर को आम इंसानों की तरह हिलाना, जबकि दूसरा था अपनी दिव्य इंद्रियों का इस्तेमाल करके अपने शरीर को नियंत्रित करना। चेन जियांग जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और थोड़ी सांस ली। उस रहस्यमयी दिव्य आत्मा के साथ उसने अपने शरीर को हवा में ऊपर उठाने के लिए नियंत्रित करने की कोशिश की और उसके पैर धीरे धीरे जमीन से उठकर हवा में लटक गए। हा हा हा, चेन जियांग अचानक हंसने लगा। इस तरह की भावना बहुत अच्छी है। क्या ये शिंटो है? पिछले 10 दिनों से सू मेयाओ और बाई यूयू चेन जियांग की हालत पर लगातार ध्यान दे रहे थे। उन्होंने उसे अकेले ही शिंटो की राह पर कदम दर कदम बढ़ते देखा था। ऐसा देखना बहुत ही दुर्लभ था। अगर उन्हें शिंटो से संपर्क करने का मौका मिले तो ये बहुत मददगार होगा। ठीक है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम अपनी दिव्य आत्मा को अभी अपने शरीर से बाहर न जाने दो। तुम्हारी दिव्य आत्मा अभी बहुत कमजोर है, बस एक छोटा सा शैतान है। बस एक चुटकी से मैं तुम्हें मार सकती हूँ, लॉन्ग जुई ने प्यार से हंसते हुए कहा। चेन जियांग ने सिर हिलाया। ये दिव्य आत्मा उसकी अपनी आत्मा से काफी मिलती जुलती थी। हालांकि इसे विकसित किया जा सकता था और यह उसकी वास्तविक आत्मा से कहीं ज्यादा आसानी से और भी शक्तिशाली बन सकती थी। मैं अपनी दिव्य आत्मा को अपने शरीर से कब अलग कर पाऊंगा? चेन जियांग ने उत्साह से पूछा। उसने सोचा कि ऐसा कर पाना बहुत अच्छा होगा। बेहतर यही होगा कि आप तब तक इंतजार करें जब तक आपकी दिव्य आत्मा में निर्वाण क्षेत्र के किसी व्यक्ति जैसी शक्ति न आ जाए। बेशक आप सच्चे मार्शल क्षेत्र की 5वीं से 6ठी शक्ति के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपसे ज्यादा शक्तिशाली कोई भी आपको नहीं पा सकता।
वरना वे आपकी दिव्य आत्मा पर हमला करेंगे और यह बहुत परेशान करने वाला होगा, खासकर अगर आप बच नहीं सकते। अगर आपको बस थोड़ी सी भी चोट लगी हो तो भी आपकी आत्मा नष्ट हो सकती है और बिखर सकती है। अगर हल्की सी भी चोट लगी हो तो आपकी दिव्य आत्मा को गंभीर चोटें लगेंगी। लॉन्ग जुएई ने कहा, इसलिए बेहतर है कि ईमानदार रहें और इसे अपने शरीर के अंदर परिपक्व होने दें, अपने शरीर और दिव्य आत्मा दोनों को एक साथ मजबूत होने दें। यही सबसे मजबूत और सुरक्षित तरीका है। वरना मेरे ड्रैगन कबीले को अपना खोल तोड़ने से पहले अपने शरीर को सीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे हमारी दिव्य आत्माओं का ही इस्तेमाल करेंगे। चेन जियांग ने शिंटो की राह पर एक और कदम बढ़ा दिया था। इससे वह बहुत उत्साहित हो गया। उसने पहले स्नान किया, फिर यूं शियादाओ और बाकियों को ढूंढने के लिए एक्सट्रीम डैन किंग प्रांगण से जल्दी से निकल पड़ा। वह देखना चाहता था कि लेई शियाओग्लिन और बाकी दोनों का क्या हाल है। चेन जियांग एक हॉल में दाखिल हुआ और जल्द ही लियान मिंगडोंग, लेई शियोग्लिन और लेई जोंग को देखा। तीनों का रंग रूप काफी अच्छा था, उनके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान थी। चेन जियांग को आते देख तीनों एक एक करके खड़े हो गए। उनका वर्तमान रूप देखकर चेन जियांग को ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि वे सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं या नहीं। वह हंसते हुए बोला, सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश के लिए बधाई। अध्याय 0226 शैतान पथ योजना। अध्याय 226 शैतान पथ योजना। लेई जियांगलिन ने हंसते हुए कहा, ये सब सीनियर भाई चेन की बदौलत है। आपके द्वारा दिए गए बिल्डिंग फाउंडेशन डेंस की वजह से हम सच्चे मार्शल दायरे में प्रवेश कर पाए। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। लियान मिंगडोंग ने कहा, वरिष्ठ भाई चेन, आपकी महान कृपा के लिए हम आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकते। भविष्य में यदि आपको हमसे किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, चाहे वह कुछ भी हो, तो कह दीजिएगा। लेई जोंग ने मूर्खतापूर्ण हंसी के साथ कहा, मेरे पास दिमाग नहीं है, लेकिन मेरे पास शक्ति है। भविष्य में मैं निश्चित रूप से वरिष्ठ भाई चेन को चुकाऊंगा। यून शियादाओ और अन्य लोग मन ही मन चेन जियांग के तरीकों की प्रशंसा करते थे। वे तीनों सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे और अब वे चेन जियांग के प्रति वफादार और समर्पित थे, जबकि अन्य लोगों के पास बहुत से युवा अनुयायी थे। उनके अनुयायी नश्वर मार्शल क्षेत्र के केवल 10वें स्तर पर थे। हालांकि उनके पास ज्यादा थे, फिर भी वे सभी मिलकर भी एक प्रथम स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार के सामने अतुलनीय थे। चेन जियांग ने हंसते हुए पूछा, आप सभी ने कितने बिल्डिंग फाउंडेशन डैन खाए? एक। लियान मिंगडोंग और तीनों ने केवल एक ही खाया। इससे ये स्पष्ट था कि उनकी क्षमता कितनी बड़ी थी। वे अभी नश्वर मार्शल क्षेत्र के नाकाबंदी में ही अटके हुए थे, लेकिन अगर वे 10-20 साल तक पूरी लगन से साधना करते तो बिल्डिंग फाउंडेशन डेंस के बिना भी अंततः वे सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर जाते। तुम सब यहाँ हो। डीन ने मुझे तुम्हें इकट्ठा करने के लिए कहा था। हाओ डोंट किंग अंदर आया। लियान मिंगडोंग और अन्य लोगों ने 2 या 3 दिन पहले ही सच्चे मार्शल दायरे में कदम रखा था और पहले ही वू कैमिंग और डीन से मुलाकात कर चुके थे। चूंकि वे तीनों अभी अभी सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे, इसलिए दक्षिणी बंजर भूमि में जाना उनके लिए बेहद खतरनाक होगा। बेशक चेन जियांग शुरू से ही नहीं चाहता था कि ये तीनों नए लोग शैतान पथ मार्शल कलाकारों को मारने के लिए अपनी जान जोखिम में डालें। दक्षिणी बंजर भूमि में जाना सिर्फ प्रतियोगिता के लिए नहीं था, वरना दक्षिणी बंजर भूमि में जाने की कोई जरूरत ही नहीं होती। अगर कोई चाहे तो दक्षिणी बंजर भूमि में कोई सुरक्षित जगह ढूंढकर खुद को बचा सकता था। अंत में जिसके पास ज्यादा लोग बच जाते वही विजेता घोषित हो सकता था। इसीलिए सबसे बड़ी चुनौती थी जीवित रहना, उस खतरनाक जमीन पर जिंदा रहना और शिकार होने से बचना। यही सबसे अहम थे। हालांकि चेन जियांग अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि शैतानी रास्ते वाले संप्रदाय वहां जाने का प्रस्ताव क्यों रखते हैं। वू काइमिंग के आंगन में चेन जियांग और अन्य लोगों सहित कुल 10 लोग थे। उसने वू कियान को भी देखा। हालांकि चूंकि वहां डीन के अलावा कई बुजुर्ग भी मौजूद थे, इसलिए वह सीधे जाकर बातचीत नहीं कर सका। सब लोग यहाँ हैं। सच कहूँ तो ये यात्रा आप युवाओं के लिए बहुत खतरनाक है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी अभी सच्चे मार्शल क्षेत्र में आए हैं। गू डोंगचेन ने आह भरी। एल्डर डैन ने कहा, मैं जाकर उन डरपोक लोगों को यहाँ ले आऊं। अगर 5वें स्तर के 10 ट्रू मार्शल रियल मार्शल आर्टिस्ट आएं तो ये सबसे शक्तिशाली लाइनअप होगा। गू डोंगचेन ने अपना सिर हिलाया। जरूरी नहीं, दूसरे लोग जरूरी नहीं कि अपने सबसे शक्तिशाली शिष्यों को ही भेजें। शैतानी मार्ग वाले संप्रदाय भी अपने सबसे शक्तिशाली शिष्यों को नहीं भेज सकते। हम सभी जानते हैं कि यह प्रतियोगिता शैतानी मार्ग वाले संप्रदायों द्वारा प्रस्तावित है और समय और स्थान दोनों उनके अनुसार हैं। इसके अलावा इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ताकत में प्रतिस्पर्धा करना नहीं है, बल्कि यह है कि कौन अधिक समय तक जीवित रह सकता है। वू कैमिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर ताकत की तुलना की जाए तो वे शैतान पथ के अनुयायी हमसे ज्यादा बेहतर नहीं हैं, अन्यथा उन्हें इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। उन्होंने दक्षिणी बंजर भूमि पर्वत श्रृंखला में प्रतियोगिता का स्थान प्रस्तावित किया। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी अनुकूलन क्षमता कहीं बेहतर है और वे हमारे लोगों पर हमला करने के लिए इलाके और विभिन्न खतरों का भी उपयोग कर सकते हैं। चेन जियांग ने सहमति जताई। हाँ, शायद उन्हें कार्रवाई करने की भी जरूरत नहीं है। लोग वहाँ निश्चित रूप से मरेंगे। यदि उनकी जीवित रहने की क्षमता हमसे बेहतर है तो शायद अंत में वे सभी जीवित रहेंगे और फिर वे निश्चित रूप से जीतेंगे।
इस तरह वे आसानी से उन मार्शल कलाकारों के खिलाफ जीत सकते हैं जो उनसे अधिक मजबूत हैं, और वे रास्ते में दुश्मन के कुछ सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकारों की मौत का भी इंतजार कर सकते हैं। गु डोंगचेन ने कहा, इसलिए जब तुम वहां जाओ तो यह मत सोचना कि तुम्हें दूसरे पक्ष को मारने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी है। बेशक अगर कोई अकेला है तो सभी मिलकर अपनी पूरी ताकत से उसे मार सकते हैं, लेकिन अगर वे किसी तरह का जाल बिछा रहे हैं तो उस पर पूरा ध्यान देना। धर्मी संप्रदाय में हमारा चरम मार्शल संप्रदाय सबसे ज्यादा लोगों को भेज रहा है। पशु मार्शल संप्रदाय और सच्चा मार्शल संप्रदाय सिर्फ 4 प्रतिभागियों को भेज रहे हैं। दानशियांग, ताओयुआन और दिव्य अस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य प्रत्येक 7-7 लोगों को भेज रहे हैं, और बाकी लोट्स द्वीप, आइसविंड वैली और प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय सभी 6-6 लोगों को भेज रहे हैं। वू कैमिंग ने कहा, हम वहाँ 10 लोगों को भेज रहे हैं टीम वर्क के लिए। चेन जियांग को आप सभी को छोड़ना होगा। यह आदमी एक उपद्रवी है, इसके अलावा उस पर 1.5 करोड़ का इनाम है, इसलिए चाहे धर्मी हो या शैतानी दोनों ही उसके सिर पर नजर रखेंगे। चेन जियांग के मुंह के कोने हल्के से सिकुड़ गए। हालांकि वू काइमिंग और बाकी लोगों ने उसे जो करने का आदेश दिया था वह भी सही फैसला था, वरना वह पूरी टीम को प्रभावित करता। हालांकि युन शियादाओ और लेई शियोंगलिन साथ ही बाकी लोग कुछ हद तक अनिच्छुक थे। वे सभी चेन जियांग का सम्मान करते थे और चेन जियांग के साथ दुनिया घूमने के बारे में सोच रहे थे। हालांकि उन्हें गु डोंगचेन की बात माननी पड़ी। चेन जियांग, तुम अकेले ही काम करते हो, तुम्हारे पास वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स और समृद्ध युद्ध का अनुभव है, तुमने अपने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लोगों को मार गिराया है। वहां जाने का तुम्हारा उद्देश्य शैतानी पथ के योद्धाओं को मारना है और साथ ही दूसरे संप्रदायों के अनुयायियों की रक्षा करना है। जब धर्मी संप्रदाय के अनुयायियों पर हमला हो रहा हो तो तुम्हें बचाव के लिए आगे आना होगा। बाकी 9 लोगों की बात करें तो तुम साथ रहोगे और तुम्हें अलग नहीं किया जा सकता। अगले 3 महीनों में हम तुम्हें प्रशिक्षित करेंगे और तुम्हें सामंजस्य बिठाने में मदद करेंगे। गु डोंगचेन बोला। चेन जियांग को अचानक ख्याल आया कि क्या दिव्य अस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य और आइसविंड वैली जू शियानशियान और लेंग युलान को भेजने वाले हैं। दोनों ही अपनी पीढ़ी में काफी शक्तिशाली थे और अपने अपने संप्रदायों में प्रशिक्षण का केंद्र भी थे। चेन जियांग के मन में कुछ अंतर्विरोध था। अगर वे वहां होते तो वह बहुत खुश होता क्योंकि वह उनसे मिल सकता था, लेकिन साथ ही वह चिंतित भी था। अगर वे वहां गए तो उन्हें निश्चित रूप से खतरे का सामना करना पड़ेगा। बहुत सोच विचार के बाद उसने सोचा कि बेहतर यही होगा कि वे दोनों वहां न जाएं, क्योंकि वहां बहुत खतरा था। उसने प्रार्थना की कि लियू मेंग उन्हें न भेजे। अच्छा, अब आप सभी को एल्डर लाओ के साथ प्रशिक्षण के लिए एक गुप्त स्थान पर जाना चाहिए। चेन जियांग, तुम रुको, हमें तुम्हें कुछ बताना है, गु डोंगचेन ने कहा। युन शियादाओ और बाकी 8 लोग एक कुबड़े बूढ़े के पीछे पीछे बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद वू काइमिंग बोला, युवा मार्शल अंकल, आपको अचानक 3 मार्शल आर्टिस्ट कैसे मिल गए जो अभी अभी ट्रू मार्शल दायरे में दाखिल हुए हैं? अगर उन्हें शामिल होना है तो आप बस उन्हें मार रहे हैं। इन तीनों का आधार बहुत मजबूत है। निश्चित रूप से युवा मार्शल चाचा ने उन्हें बिल्डिंग फाउंडेशन डांस दिया होगा, एल्डर डैन ने बगल से कहा। वू काइमिंग और गु डोंगचेन दोनों को ही नहीं पता था कि चेन जियांग के पास इतने सारे बिल्डिंग फाउंडेशन डैन हैं। उन्हें ये भी नहीं पता था कि चेन जियांग बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को निखार सकता है। अगर यह बात फैल गई कि चेन जियांग के पास इतने सारे बिल्डिंग फाउंडेशन डैन हैं तो ये पूरे चेनवू मुख्य भूमि को हिला देगा। गु डोंगचेन और वू काइमिंग ने तुरंत सोचा कि चेन जियांग अपनी सेनाएं विकसित कर रहा है। ऐसा करना किसी भी तरह से गलत नहीं था। चेन जियांग हंसा और बोला, मैं तुमसे यह बात नहीं छिपाऊंगा, ये योद्धा चाचा बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत करना जानते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसे थोड़ा सस्ता बेच सकता हूँ, सिर्फ 5 लाख क्रिस्टल पत्थर एक के दाम में। अगर तुम चाहो तो बस एक शब्द कहो। क्या? गु डोंगचेन आश्चर्य में चिल्लाया। यह उसके लिए आश्चर्य की बात थी कि चेन जियांग वास्तव में बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत कर सकता है। वू काइमिंग भी हक्का बक्का होकर चेन जैन को घूर रहा था। हालांकि वह और गु डोंगचेन डैन को परिष्कृत करना नहीं जानते थे, फिर भी वे जानते थे कि बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत करना कितना मुश्किल होता है। सबसे बढ़कर एक कीमियागर के लिए जरूरी था कि वह पर्याप्त सामग्री बर्बाद करने में फिजूल खर्ची करे। ये सच है। एल्डर डैन ने ठंडी सांस ली। हालांकि मन ही मन हंस रही थी। चेन जियांग स्पष्ट रूप से गु डोंगचेन और वू काइमिंग को धोखा देने की योजना बना रही थी। वह जानती थी कि चेन जियांग के लिए बिल्डिंग फाउंडेशन डैंस हासिल करना कोई मायने नहीं रखता। अध्याय 0227 रूपांतरण तकनीक। अध्याय 227 रूपांतरण तकनीक। एल्डर डैन की पुष्टि देखकर वू काइमिंग और गु डोंगचेन दोनों सदमे में एक ठंडी गांठ को निगलने से खुद को नहीं रोक सके। चेन जियांग वास्तव में बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत कर सकता था और ऐसा भी लग रहा था कि उसके पास उनकी कोई छोटी मात्रा नहीं थी। युवा मार्शल अंकल, आपके पास कितने हैं? गु डोंगचेन ने जल्दी से पूछा। समय के साथ चरम मार्शल संप्रदाय में सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले शिष्यों की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। 10। चेन जियांग मुस्कुराया और बोला, तुम चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अचानक इतने सारे नहीं बेच सकता। लेकिन अगर तुम एक ही सांस में सब चाहते हो तो ठीक है। या तो मुझे 1200 सच्चे एलिमेंटल डैन दो या मुझे 6 लाख क्रिस्टल पत्थर दो। गु डोंगचेन ने चुपके से चेन जियांग को कोसा, फिर कहा, मुझे पहले एल्डर कोर्टयार्ड के उन बूढ़े लोगों से परामर्श करना होगा। जल्दी करो, जब वे चले जाएं तो मुझे दोष मत देना।
चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, फिर एल्डर डैन के पीछे पीछे एक्सट्रीम डैन किंग प्रांगण में चला गया। बिल्डिंग फाउंडेशन डैन का फायदा ये था कि यह एक ही बार में बड़ी मात्रा में समृद्ध ट्रू क्यूई मुक्त कर सकता था। इससे 10वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार एक ही झटके में अपनी अड़चन को तोड़ सकते थे, जिसकी भरपाई कोई दूसरा डैन नहीं कर सकता था। चूंकि बिल्डिंग फाउंडेशन डैन दुर्लभ थे, इसलिए यह और भी महंगा था। चेन जियांग बड़ी संख्या में बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को बाहर नहीं जाने दे सकता था, अन्यथा उनकी कोई दुर्लभता नहीं रह जाती और इस प्रकार उनका मूल्य कम हो जाता। इसीलिए वह उन्हें अपने इस्तेमाल के लिए छोड़ना चाहता था या उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को ऊंची कीमत पर बेचना चाहता था जिसे वह जानता हो। अगर मौका मिलता तो वह उन्हें नीलाम कर देता। क्या तुमने संपूर्ण नीला गहन फल इस्तेमाल कर लिया है? चरमदान राजा प्रांगण में लौटने के बाद एल्डर डैन ने पूछा। हाँ, कई बार असफल रहा, फिर भी मेरे पास अभी भी 100 से ज्यादा हैं। चेन जियांग हंसा, जबकि एल्डर डैन हल्के से खर्राटे ले रहा था। वह चेन जियांग से मन ही मन ईर्ष्या कर रही थी। वह अभी सिर्फ ट्रू मार्शल दायरे में था, फिर भी उसके पास पहले से ही कई बिल्डिंग फाउंडेशन डैन थे। अगर संयम से इस्तेमाल किया जाए तो 100 से ज्यादा ट्रू मार्शल दायरे के मार्शल आर्टिस्ट तैयार किए जा सकते हैं। हालांकि चेन जियांग इतने सारे लोगों को पालने का इरादा नहीं रखता था। वह इतने सारे लोगों को नहीं चाहता था। जब तक वे ठीक रहेंगे, उसके साथ मिलकर वे बहुत कुछ कर सकते थे। कुछ लोग उसके लिए दूसरे कामों का प्रबंधन भी कर सकते थे। क्या अब आप दिव्य मार्शल कौशल सीखने की योजना बना रहे हैं? एल्डर डैन ने पूछा। क्या तुम मुझे सिखाने वाले हो? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, अभी नहीं, मेरे पास करने के लिए और भी जरूरी काम है। हे, अगर तुम मुझे सिखाने के लिए अपना मुखौटा उतार दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम सीखना तो चाहते हो पर सीखोगे नहीं। मरते वक्त मुझे दोष मत देना, एल्डर डैन ने धीरे से कहा, फिर गुस्से से चले गए। चेन जियांग हैरान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि एल्डर डैन अचानक गुस्सा क्यों हो गए। वह अपने निजी कमरे में लौट आया, पालथी मारकर बैठ गया और फिर पूछा, छोटे ड्रैगन, क्या तुम मुझे वे आध्यात्मिक शक्तियां सिखाओगे? चेन जियांग ने सोचा कि पहले आध्यात्मिक शक्ति सीखना बेहतर होगा, क्योंकि इससे उसे जीवित रहने की और भी अधिक शक्तिशाली क्षमता प्राप्त होगी, विशेष रूप से असंख्य परिवर्तनों की आध्यात्मिक शक्ति। मैं तुम्हें अभी सिखा सकती हूँ, लेकिन तुम सीख पाओगे या नहीं, ये सब तुम पर निर्भर है। लॉन्ग जुई की आवाज तिरस्कार से भरी थी, मानो चेन जियांग के पास इसे सीखने का कोई मौका नहीं था। छोटी बच्ची, मुझे कम मत आंको। चेन जियांग हंसा और बोला, जल्दी से मुझे सिखाओ। पहले मैं तुम्हें 72 रूपांतरण सिखाऊंगा। तुम्हारी वर्तमान कमजोर दिव्य आत्मा के साथ तुम्हारे लिए एक छोटे जानवर में रूपांतरित होना ही उचित होगा। बाकी बड़ी चीजों के बारे में तो सोचो भी मत। लॉन्ग जुई ने कहा, फिलहाल मैं भी ज्यादा से ज्यादा एक वयस्क बाघ में ही रूपांतरित हो सकती हूँ। बस एक छोटे से पक्षी में बदल जाने से काम हो जाएगा। चेन जियांग अचानक उत्साहित हो गया। उसने सोचा कि वह एक पक्षी में बदल जाएगा और उड़ जाएगा, जिससे उसके दुश्मन उसे देख भी नहीं पाएंगे। बेशक तुम कर सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें सीखना होगा। लॉन्ग जुई हंसी और बोली, उस समय बस खाए मत जाना, लेकिन अपने शरीर के साथ, भले ही तुम पर कोई शक्तिशाली हमला हो, तुम तुरंत नहीं मरोगे। जिनके पास दिव्य आत्मा है, जब तक उनका सामना उनसे कई गुना शक्तिशाली किसी व्यक्ति से नहीं होता, आमतौर पर वे नहीं मरेंगे। चेन जियांग ने अपने हाथ रगड़े। इस समय लॉन्ग जुई ने उसे तथाकथित 72 रूपांतरण आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करना शुरू किया। इसमें बहुत कुछ था, लेकिन सौभाग्य से लॉन्ग जुई इसे अपनी दिव्य इंद्रिय के माध्यम से तेज और सुविधाजनक ढंग से प्रसारित कर रही थी। चेन जियांग को धीरे धीरे यकीन हो रहा था कि सु मेयाओ और बाई यूयू दोनों ही स्वर्गीय क्षेत्र से हैं, क्योंकि ये दिव्य इंद्रिय संचारण क्षमता या ऐसी ही कोई चीज उसने अभी तक नहीं देखी थी। ये 72 परिवर्तन विशिष्ट रूप से 72 वस्तुओं में रूपांतरित नहीं हो सकते थे, बल्कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में रूपांतरित हो सकते थे। हालांकि सामान्यतः इतने सारे परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इन्हें 72 मूलभूत परिवर्तनों में विकसित किया गया। इन्हें समझने के बाद जब तक व्यक्ति की दिव्य आत्मा पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो, वह वास्तव में असंख्य वस्तुओं में रूपांतरित हो सकता है। इसकी कठिनाई शरीर को नियंत्रित करने के लिए दिव्य आत्मा के उपयोग और फिर दिव्य आत्मा से एक विचित्र शक्ति को मुक्त करने में थी। लॉन्ग जुई ने इस शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति कहा और इसका प्रयोग करने वाला अपने मन का उपयोग करके शरीर के परिवर्तन को नियंत्रित कर सकता था। साथ ही आध्यात्मिक शक्ति के प्रयोग की किसी विधि के अनुसार व्यक्ति मन ही मन कुछ मंत्रों का जाप भी कर सकता था। जब आध्यात्मिक शक्ति शरीर में विभिन्न तीव्र गति से प्रवाहित होती थी, तो व्यक्ति को एक मंत्र का जाप करना होता था। मंत्र के साथ आत्मा की नसों में एक ध्वनि उत्पन्न होती थी, जिससे आत्मा की नसें आध्यात्मिक शक्ति प्रदर्शित करने के लिए उत्तेजित होती थीं। ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल थी, लेकिन अगर कोई इसके प्रयोग से परिचित हो जाए तो वह बहुत ही कम समय में रूपांतरित हो सकता था। लॉन्ग जुई की तरह वह पलक झपकते ही रूपांतरित हो सकती थी। 3 दिन बीत गए। चेन जियांग बिना किसी हरकत के पालथी मारे बैठा रहा। उसने मन ही मन लॉन्ग जुई की तीखी और स्पष्ट हंसी की आवाज सुनी और मन ही मन उसे उससे घृणा हो गई। छोटी बच्ची, मैंने अभी तक आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग नहीं सीखा है। मेरे सीखने का इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। चेन जियांग ने कहा। वह सच कह रहा था। इस तकनीक को नियंत्रित करना वाकई थोड़ा मुश्किल था।
उसके सभी अंगों और असंख्य हड्डियों में आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित हो रही थी, जो आपस में जुड़ी हुई विभिन्न आत्मिक शिराओं से बनी थी। वह मंत्र का प्रयोग करके इन आत्मिक शिराओं के प्रभाव को सक्रिय करने का प्रयास कर रहा था और इस तरह वह अपने शरीर का रूपांतरण कर सकता था। अगर वह वापस लौटना चाहता तो जब तक जुड़ी हुई आत्मिक शिराएं टूट जाती, वह तुरंत वापस लौट सकता था। 3 दिन बाद अचानक चेन जियांग के शरीर से एक सुनहरी आभा फूट पड़ी। चेन जियांग के होंठ फड़फड़ाए और उसने जल्दी से एक मंत्र पढ़ा, जिसके बाद सुनहरी रोशनी चमकी, जिससे लॉन्ग जुई अचानक एक कोमल चीख के साथ रो पड़ी। तुमने वास्तव में इसे इतनी जल्दी सीख लिया, लॉन्ग जुई ने प्यार से चिल्लाकर कहा। चेन जियांग ने इसे सीख तो लिया था, लेकिन अब वह सिर्फ एक छोटे पक्षी में ही बदल सकता था। वह निजी कमरे में उड़ते हुए अपने पंख फड़फड़ा रहा था और उसे जो रहस्यमयी लग रहा था वह ये था कि उसे अपने शरीर में किसी भी तरह का बदलाव या अपनी ताकत में कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी। वह अभी भी अपनी सच्ची ची का इस्तेमाल कर सकता था। इस समय दिव्य आत्मा आपकी शारीरिक स्थिति का प्रबंधन कर रही है, इसलिए आपकी दृष्टि में जब तक आप चाहें आप गतिमान रहेंगे। हालांकि अन्य लोग आपको केवल उड़ते हुए ही देखेंगे, लॉन्ग जुई ने कहा। चेन जियांग को अपने पंखों के फड़फड़ाने पर नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं थी। बस एक विचार से वह जहां चाहे वहां जा सकता था। ये बहुत ही रहस्यमय था और अगर उसका रूपांतरण नहीं भी हुआ होता तो भी वह अपनी दिव्य आत्मा की आध्यात्मिक शक्ति पर भरोसा करके उसे हवा में उड़ा सकता था। ये शिंटो की सबसे शक्तिशाली क्षमता थी। चेन जियांग के दिल में अचानक एक विचार को आधा। वह खिड़की से बाहर निकला और एल्डर डैन के घर की ओर उड़ चला। उसे हमेशा से एल्डर डैन के रूप रंग के बारे में जानने की उत्सुकता रही है और अब जब उसे झांकने का मौका मिला है तो वह इसे कैसे जाने दे सकता था। एक छोटे पक्षी में तब्दील होने के बाद उसने अपनी सांसों को एकाग्र कर लिया था और वह किसी भी साधारण पक्षी से अलग नहीं दिखता था। तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है, लॉन्ग जुई ने चेन जियांग को वास्तव में झांकने के लिए उड़ते हुए देखा और तुरंत चिल्लाया। मैं उसे नहाते हुए नहीं देखूंगा, मैं तो बस उसके मुखौटे के नीचे क्या है ये देखूंगा। चेन जियांग ने शरारत से हंसते हुए कहा, हुन्फ, अगर तुम आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल इस तरह का घिनौना काम करने के लिए करोगे तो मैं भविष्य में तुम्हें नजरअंदाज कर दूंगी, लॉन्ग जुई ने गुस्से से कहा। छोटी बच्ची, क्या तुम अक्सर मेरी नकल करके कुछ गंदी बातें नहीं बोलती थीं? और तो और तुम खुद भी अक्सर बहन मियाओ और बहन यूयू पर झांकती रहती थीं। हे, क्या तुमने भी मुझे नहीं देखा? चेन जियांग हंसा और बोला। इस समय वह एल्डर डैन के घर की पहले से खुली खिड़की के पास मंडरा रहा था। अध्याय 0228 स्वर्गीय ड्रैगन सील। अध्याय 228 स्वर्गीय ड्रैगन सील। TLN, क्षमा करें दोस्तों, पहले मैं बीमार था और अब मैं मुंबई जा रहा हूँ, इसलिए इस सप्ताह बहुत व्यस्त था। हम कल से अपने कार्यक्रम पर वापस आ जाएंगे, लॉन्ग जुई ने धीरे से खर्राटे लेते हुए कहा। वो अलग बात है, मैंने तो बस तुम्हें झांका था। तुम मुझे दोष नहीं दोगी या नाराज नहीं होगी। वैसे मैंने तो वो शब्द तुम्हारे और उन लड़कियों के बीच की भावनाओं को और गहरा करने के लिए कहे थे। मैं तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रही थी। चेन जियांग कमरे में भागा, लेकिन अपनी उम्मीदों के विपरीत उसे एल्डर डैन यहाँ नहीं मिले, इसलिए उसने सोचा कि वह अपने निजी कमरे में होंगी। निजी कमरे में प्रवेश करना आसान नहीं था, इसलिए उसने यहीं उनका इंतजार करने का इरादा किया। रात का समय आया और चेन जियांग को आखिरकार कुछ आवाज सुनाई दी। इस समय तक वह अपनी आधी से ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति खर्च कर चुका था, फिर भी उसे लगा कि यह प्रयास सार्थक था। बहुत जल्द वह एल्डर डैन का असली रूप देख पाएगा। एल्डर डैन के कमरे में आने के बाद उसने सबसे पहले अपना काला गाउन उतारा। गाउन के नीचे उसने एक बर्फ सफेद लॉन्गेट पहना हुआ था जो उसके आकर्षक शरीर को उभार रहा था। उसे उतारने के बाद उसने अपना मुखौटा उतार दिया। जब चेन जियांग की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई तो चेन जियांग ने जोर जोर से गालियां देनी शुरू कर दी, क्योंकि एल्डर डैन का चेहरा सफेद रोशनी से ढका हुआ था। वह वाकई बहुत सख्त थी और किसी को भी अपना चेहरा देखने नहीं देती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उन्हें ऐसा किस वजह से करना पड़ा? चेन जियांग निराश होकर उड़ गई। एल्डर डैन ने उस छोटे पक्षी को पहले ही देख लिया था। उसे अजीब लगा और उसने हमला करने का इरादा किया, लेकिन अंत में उसने कोई कार्रवाई नहीं की। चेन जियांग मन ही मन हैरान था, इसलिए उसने अपनी गति बढ़ा दी और जल्दी से उड़ गया। एल्डर डैन एक निर्वाण क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट था और अपनी आस्तीन के एक झटके से ही वह उसे टुकड़े टुकड़े कर सकता था। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया था, इसलिए उसने फिर कभी ऐसा खतरनाक काम न करने का फैसला किया। हाँ, तुमने आखिरकार डरना सीख ही लिया, लॉन्ग जुई ने मुस्कुराते हुए कहा। वापस लौटने के बाद तुम्हें कछुए में बदलना सीखना चाहिए। अपनी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति से वह केवल कुछ छोटे आकार के जीवों में ही बदल सकता था। लौटने के बाद उसने गिलहरी और गोफा में बदलना सीख लिया, जिससे वह जंगल में छिप सकता था। रूपांतरण में निपुण होने के लिए उसने 1 महीने तक अभ्यास किया, फिर भी वह लॉन्ग जुई की तरह पलक झपकते ही रूपांतरण करने में सक्षम नहीं था। उसे रूपांतरण करने में अभी भी कुछ सेकंड लगे। चेन जियांग मूल रूप से युन शियादाओ और अन्य लोगों के पास जाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वे विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं और अपनी ताकत बढ़ाने का यही सबसे कारगर तरीका है। साथ ही कई बुजुर्ग उन्हें कुछ शक्तिशाली युद्ध कौशल सीखने में मार्गदर्शन दे रहे थे, साथ ही उनकी कमियों की जांच कर रहे थे और उनकी समग्र क्षमताओं को निखार रहे थे। उनसे मिलने से उन्हें और परेशानी ही होगी। इन लोगों ने कमाल कर दिखाया, इतने सारे बुजुर्ग एक साथ इनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। चेन जियांग हंसा और बोला,
बाद में उसने छोटे से हर्बल गार्डन में कई कीमती और दुर्लभ जड़ी बूटियों की सिंचाई की और पहले से लगाए गए 2 नीले गहरे पेड़ पहले ही बड़े हो चुके थे। जल्द ही वे खिलने लगे। बेशक उसने जो पंचरंगी कमल लगाया था वह अंकुरित होने लगा था। ये पंचरंगी कमल साधारण कमलों से अलग थे। इन्हें सिर्फ कमल के बीजों से लगाया जा सकता था और इन्हें पानी में उगने की भी जरूरत नहीं थी। ये मुख्य रूप से 5 तत्वों आत्मा क्यूई के अवशोषण पर निर्भर थे। एल्डर डैन अक्सर चेन जियांग के हर्बल गार्डन का निरीक्षण करने आती थीं। उन्होंने पाया कि हर्बल गार्डन में फूलों और पौधों की वृद्धि बहुत तेज थी और उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि चेन जियांग के पास इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की वृद्धि को तेज करने का कोई उपाय है। ये वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने जैसा था और इस समय वह जानती थी कि यह कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए वह किसी को भी यह बात बताने या जानने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकती थी। इस छोटे से हर्बल गार्डन की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वू कियान भी यूं ही अंदर नहीं जा सकती थीं। तुम भी इधर उधर नहीं घूम सकते, उस समय तक तुम्हें जीवित लौटना होगा। एल्डर डैन ने चेन जियांग को उन आत्मा जड़ी बूटियों को सींचते हुए देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, मुझे पता है किसी भी हालत में मुझे तुम्हें हराना ही होगा और फिर तुमसे शादी करनी होगी। हालांकि मुझे तुम्हारी शक्ल सूरत नहीं पता, फिर भी तुम्हारा फिगर अच्छा है और मेरे हिसाब से ठीक है। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एल्डर डैन ने चेन जियांग को बिना किसी तनाव के शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए देखा और जाने से पहले ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। पूरे बगीचे की सिंचाई करने के बाद चेन जियांग निजी कमरे में लौट आया और साधना जारी रखी। अब वह विभिन्न शैतानी तकनीकों और दिव्य अभ्यासों से परिचित हो रहा था और साथ ही वह एक आक्रामक आध्यात्मिक शक्ति सीखने की तैयारी भी कर रहा था। अगली आध्यात्मिक शक्ति है जिसे स्वर्गीय ड्रैगन सील कहा जाता है। ये भी मेरे ड्रैगन कुल की सबसे भयानक आध्यात्मिक शक्तियों में से एक है। इसे डालने के बाद यह आपकी आध्यात्मिक शक्ति और आपकी सच्ची क्यूई का एक अंश छीन लेगी। इसके बाद यह आसपास की बड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यूई को अवशोषित कर लेगी और फिर एक विशाल ड्रैगन पंजे में बदल जाएगी जो आकाश से नीचे उतरेगा। इस आध्यात्मिक शक्ति को डालने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए ये छिपकर और दूर से हमला करने के लिए ही उपयुक्त है, लॉन्ग जुएई ने कहा। इस आध्यात्मिक शक्ति को सीखने के लिए चेन जियांग के पास चरम मार्शल संप्रदाय को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह चुपचाप इसे सीखने के लिए शहर के बाहर पहाड़ी जंगल में चला गया और 72 रूपांतरणों की तरह उसे पहले अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह जगाना था, गहन आत्मिक पैटर्न बनाना था और अंत में उसे प्राप्त करने के लिए मंत्र का जाप करना था। हालांकि ये 72 रूपांतरणों से अलग था। स्वर्गीय ड्रैगन सील के लिए भी सच्ची ची की आवश्यकता थी और इस समय चेन जियांग ने बड़ी मात्रा में सच्ची ची छोड़ी। रहस्यमय आध्यात्मिक शक्ति की आड़ में सच्ची ची बिना किसी ध्वनि, आभा या अपव्यय के चुपचाप आकाश में बह गई और फिर आसपास के वातावरण में मौजूद आत्मा ची को अवशोषित करने लगी। मंत्र का जाप करो, लॉन्ग जुएई चिल्लाई। चेन जियांग ने जल्दी से जप शुरू कर दिया। हालांकि जप गलत था, जिसके कारण वह अंततः असफल हो गया। वह पहले ही 30 से ज्यादा बार असफल हो चुका था और अगर उसने अपनी सच्ची क्यूई को बहाल करने के लिए बड़ी मात्रा में सच्चे तत्वदान का इस्तेमाल न किया होता तो वह कोशिश भी नहीं कर पाता। चेन जियांग पहले ही 1 महीने से पहाड़ों की गहराई में रह चुका था। दिन में वह स्वर्गीय ड्रैगन सील बनाना सीखता था, जबकि रात में वह स्वर्ण ड्रैगन लार बनाते हुए साधना करता था। वह आलस्य नहीं करता था, ये सब दक्षिणी बंजर भूमि में जीवित रहने के लिए था। शाम के समय आसमान में बादल ऊंचे ऊंचे उमड़ रहे थे। अगर उसने कोई खास ध्यान न दिया होता तो ये समझना बहुत मुश्किल होता कि 2 ली के दायरे में आत्मा क्यूई की एक बड़ी मात्रा पहले से ही 100 या झांग ऊंचे पहाड़ की चोटी की ओर उमड़ रही थी। चेन जियांग दूर से उसी पहाड़ को देख रहा था। उसके होंठ हल्के से हिले, वह कोई अजीब सा मंत्र पढ़ रहा था। चेन जियांग के मुंह की गति समाप्त होते ही उस पहाड़ की चोटी पर अचानक एक विशाल अजगर का पंजा प्रकट हुआ जो 5-6 रंगों में चमक रहा था। हालांकि वह अजगर का पंजा वास्तव में एक इंसान के पंजे जैसा था। उस पर कोई शल्क नहीं था, लेकिन उसके पंजे हुक जैसे थे। ये वास्तव में स्वर्गीय ड्रैगन सील थी। यह आकाश से बेरहमी से नीचे की ओर आए और पलक झपकते ही उस 100 फुट ऊंचे झांग पर्वत की चोटी पर जोरदार दबाव डाला। इसके बाद एक तेज गड़गड़ाहट और धमाकेदार आवाज के साथ जमीन में एक भयंकर कंपन हुआ और ढेर सारे कुचले हुए पत्थर और कीचड़ धुएं की तरह चारों दिशाओं में फैल गए। पलक झपकते ही वह पर्वत पूरी तरह से धराशायी हो गया। भयंकर! चेन जियांग अचंभित होकर चिल्लाया। उसने अपनी सच्ची क्यूई और आध्यात्मिक शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी वह ऐसा प्रभाव पैदा करने में सक्षम था। अगर उसने अपनी थोड़ी और शक्ति का इस्तेमाल किया होता तो यह और भी भयावह होता। ये तियानमेन शहर से ज्यादा दूर नहीं था और उसने वाकई इतना बड़ा हंगामा मचा रखा था। यह निश्चित रूप से चरम मार्शल संप्रदाय की नजर में आ जाएगा, इसलिए चेन जियांग पहली नजर में ही तुरंत वहां से चला गया और चरम दान राजा के प्रांगण में वापस लौट आया। हर्बल गार्डन पहुंचने के बाद चेन जियांग ने एक बार फिर एल्डर डैन को यहां देखा। चेन जियांग के गायब होने के बाद पूरे हर्बल गार्डन की देखभाल एल्डर डैन ने की। वह एक कीमियागर थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें इन स्पिरिट जड़ी बूटियों को उगाना आता था और वह चेन जियांग से भी ज्यादा गंभीर थीं। स्पिरिट जड़ी बूटियों की देखभाल करते समय वह वास्तव में ज्यादा सावधान रहती थीं। हालांकि वास्तव में इन स्पिरिट जड़ी बूटियों में उनका कोई योगदान नहीं था। चेन जियांग के अंदर आते ही उसने तुरंत देखा कि तीनों नीले गहरे पेड़ों पर फूल खिल चुके हैं। अपेक्षाकृत पुराने वाले पर 50 फूल खिले थे
और बाकी 2 में से प्रत्येक पर केवल 20 फूल खिले थे। और इस तरह की चौंकाने वाली बात से एल्डर डैन बहुत पहले ही अभ्यस्त हो चुके थे। अब उस पर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। अगली बार जब आप लंबे समय के लिए जाएं, तो जाने से पहले मुझे बता देना। इन स्पिरिट जड़ी बूटियों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। ये कैसे अच्छी तरह उगेंगी? एल्डर डैन के चेहरे पर बोलते हुए तिरस्कार के भाव थे। अध्याय 0229 गर्व और प्रसन्नता का अनुभव। अध्याय 229 गर्व और प्रसन्नता का अनुभव। एक मार्शल कलाकार के लिए 3 महीने ज्यादा लंबे नहीं थे और वे बहुत जल्दी बीत गए। चेन जियांग अब सच्चे मार्शल क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था और इसके अलावा उसने पहले ही कुछ शक्तिशाली शैतानी तकनीकों का अभ्यास कर लिया था। उसकी शक्ति चौथे स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार से भी आगे निकल गई थी और लगभग 5वें स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार के बराबर थी। हालांकि ये केवल तभी सच था जब उसका सामना साधारण सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों से होता। अगर उसका सामना किसी बेहतर आध्यात्मिक शक्ति वाले या दुर्जेय मार्शल कौशल वाले व्यक्ति से होता तो वह उनका मुकाबला नहीं कर पाता। युन शियादाओ और अन्य लोगों के विशेष प्रशिक्षण के बाद चेन शियांग को लगा कि अब और पहले की तुलना में उनमें बहुत अंतर आ गया है। उनमें से प्रत्येक में अद्भुत उत्साह था, अत्यंत प्रचंड गति थी और उनके शरीर के भीतर सच्ची क्यूई भी बहुत सघन थी। एक पल की सूचना पर वे सभी जाने के लिए तैयार थे। उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि लेई शियांगलिन और अन्य ये तीनों वास्तव में सच्चे मार्शल क्षेत्र के दूसरे स्तर में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने आगे बढ़ने के लिए कुछ समय पहले ही दूसरा बिल्डिंग फाउंडेशन डैन लिया था और 3 महीने के प्रशिक्षण के दौरान उन सभी ने ढेर सारे अच्छे डैन खाए थे। इन दिनों चेन जियांग ने एल्डर डैन को बिल्कुल नहीं देखा था। एल्डर डैन ने बस इतना कहा था कि वह अकेले टहलने जा रही है। पहले आप अपने परिवारों को अलविदा कहें, मैं आपको 3 दिन बाद बैठक स्थल पर ले चलूंगा। गु डोंगचेन ने कहा। याओ हाईशेंग अपने घर लौट आया। उसने कुछ स्पिरिट जड़ी बूटियां भी लगाई थीं और उसे उनकी देखभाल के लिए किसी को सौंपना था। झू रोंग अपने चाचा हाओ डोंगकी के पीछे पीछे चला गया। यू शियादाओ और शू वेलोंग दोनों साथ साथ चले और अपने अपने परिवार के पास लौट गए। चेन जियांग भी धर्मनिरपेक्ष दुनिया में लौटना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। उसने दक्षिणी बंजर भूमि से लौटने तक इंतजार करने का फैसला किया। फिर वह अपने परिवार से मिलने और धर्मनिरपेक्ष दुनिया को देखने के लिए वापस जाएगा। वह उत्सुक था कि उसके जाने के बाद से इसमें कितना विकास हुआ है। कियान, क्या तुम वापस नहीं जाओगे? चेन जियांग ने पूछा। मैं नहीं जाऊंगा, मेरे परिवार में कोई नहीं है। वू कियान ने कुछ उदास होकर उत्तर दिया। मुझे माफ कर दो। चेन जियांग ने अपने दिल में एक गहरी सांस ली और जल्दी से कहा, कोई बात नहीं, मैं पहले एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में लौटूंगी, मुझे अभी भी कीमिया सीखनी है। वू कियान ने एक उज्ज्वल और सुंदर मुस्कान दिखाई। वह एक बहुत मजबूत लड़की लग रही थी। वू कियान के चले जाने के बाद चेन जियांग ने लियान मिंगडोंग और अन्य लोगों की ओर देखा। मैंने तय किया है कि उस भयावह जगह से वापस आने तक इंतजार करूंगा, फिर चलूंगा। लियांग मिंगडोंग मुस्कुराया और बोला, हमारे परिवार पहले ही उन शैतानी राह के बदमाशों ने तबाह कर दिए थे। अगर डीन न होते तो मैं खुद जाकर 1-2 बदमाशों को मार डालता। लेई जियांगलिन ने गुस्से से कहा। बिल्कुल नहीं, हमें डीन की बात माननी ही होगी। मैं भी शैतानी रास्ते वालों का कत्लेआम करना चाहता हूँ। लेई झोंग ने अपना सिर खुजलाते हुए एक मूर्खतापूर्ण हंसी के साथ कहा। तो फिर चलो, ड्रिंक के लिए चलते हैं, मेरी दावत। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। बातें करते हुए वे चारों प्रवेश द्वार की ओर चले गए और जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, उन्हें पीछे से चीखने की आवाज सुनाई दी, तुम तीनों रुक जाओ। चेन जियांग और बाकी लोग तुरंत पीछे मुड़े। उन्होंने देखा कि लगभग 10 लड़के पीछे से आ रहे हैं और वे सभी नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर पर थे। उनके चेहरों पर भयंकर भाव थे, मानो वे किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार हों। इससे पहले कि चेन जियांग को लेई जियोंगलिन और अन्य लोगों के बारे में पता चलता, इन तीनों ने पहले ही कुछ लोगों को उकसाया था और इसके अलावा जिन लोगों को उन्होंने उकसाया था वे ही उनके 2 साथियों की मौत का कारण बने थे। क्या आपके 2 साथी भी उनके द्वारा मारे गए हैं? चेन जियांग ने उदास होकर पूछा। हाँ, ये वही हैं। पिताजी इन कुत्तों को जरूर अपंग बना देंगे। लेई जियांगलिन ने अपनी मुट्ठी भींची और गुस्से से जवाब दिया। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। 2 को मार दो और बाकी को अपंग बना दो। क्या 2 को मार डालो? लेई जियांगलिन एक पल के लिए थोड़ा हैरान हुआ। वे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के प्रवेश द्वार पर थे, इसलिए लड़ाई कोई समस्या नहीं थी। हालांकि अगर किसी की अचानक जान चली जाती तो एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को इसकी परवाह जरूर होती। वरिष्ठ भाई चेन, ये कुछ हद तक अनुचित है। आखिरकार हम अभी भी प्रवेश द्वार पर ही हैं। लियांग मिंगडोंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। अगर तुम्हें उन्हें मारना ही है तो बेहतर होगा कि उन्हें ऐसी जगह पर मारो जहां कोई न हो। लेई झोंग भी कुछ चिंतित था। चेन जियांग हंसा और बोला, निश्चिंत रहो, तुम तुरंत दक्षिणी बंजर भूमि जा रहे हो। डीन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और इसके अलावा उनके लिए जान का बदला जान से देना सही और उचित है। उन्होंने तुम्हारे 2 साथियों को मार डाला था और तुम्हें उनसे खून का बदला खून से लेना चाहिए। अच्छा। लियान मिंगडोंग का चेहरा बेरहम हो गया और उसने सिर हिलाकर कहा। लेई शियोंगलिन ने अपनी मुठियां और कस लीं, फिर हंसते हुए बोला, साले, आज पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए उसका भाई बाहर भागा और लियान मिंगडोंग उनके पीछे पीछे चला। ये तीनों काफी तेज थे और इसके अलावा उन्होंने अपनी पूरी शक्ति भी नहीं लगाई थी। लड़कों के समूह को लेई शियोंगलिन और लेई झोंग के विशाल शरीर के उन पर टूट पड़ने से पहले बचने का मौका भी नहीं मिला।
उनमें से कुछ तो प्रवेश द्वार की दीवार से टकराने से पहले ही इधर उधर उड़ गए थे, जिससे वे पल भर में बेहोश हो गए। लियान मिंगडोंग अपने दोनों भाइयों जितना क्रूर नहीं था। उसने पंखा चलाया और उन लोगों के चेहरों पर हल्के से थप्पड़ मारे। हालांकि उसके वार हल्के लग रहे थे, लेकिन उस पंखे के साथ तेज हवाएं चल रही थीं, जिससे जिन लोगों पर उसने वार किया उनके दांत उड़ गए और खून बहने लगा। यही सच्चे मार्शल दायरे की ताकत थी। जब उनका सामना इन लोगों से पहले हुआ था, तब वे नश्वर मार्शल दायरे के 10वें स्तर पर ही थे। अगर वे पूरी ताकत से हमला भी करते, तो भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। हालांकि अब उनके एक मामूली हमले से ही वे उन्हें बुरी तरह घायल कर चुके थे। क्या आप सभी सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार हैं? एक युवक ने पूछा। लेई जियंगलिन की मुट्ठियों की मार से उसका पहले जैसा सुंदर चेहरा अब पहचान से परे था। लेई जियंगलिन और अन्य लोगों को एल्डर कोर्टयार्ड से प्रशिक्षण मिलने के बाद उन मार्शल कलाकारों के लिए, जो कई वर्षों से सच्चे मार्शल क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थे, उनसे जीतना और भी मुश्किल हो गया। इसके अलावा उनमें से प्रत्येक स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली था और उनकी सच्ची क्यूई भी बहुत प्रबल थी। ठीक है, मर जाओ, तुम निकम्मे लोग जो ताकतवरों से डरते हो और सिर्फ कमजोरों को ही धमका सकते हो, लेई शियोंगलिन ने ठंडे स्वर में कहा और उस आदमी की छाती पर जोर से पैर पटक दिया। पल भर में उस आदमी की छाती खून से रंग गई। लियान मिंगडोंग ने अपना स्टील का पंखा खोला, हल्के से वार करते हुए एक आदमी का गला काट दिया, जिससे समूह के बाकी लोग डर के मारे कांप उठे। समूह अब बेमतलब चिल्ला रहा था, कुछ मदद के लिए रो रहे थे और कुछ दया की भीख मांग रहे थे। भाइयों, चलो पीते हैं, चेन जियांग चिल्लाया। लियान मिंगडोंग और बाकी लोग आमतौर पर इन रईसों द्वारा असहनीय रूप से प्रताड़ित होते थे, लेकिन आज वे गर्व और उल्लास का अनुभव कर सकते थे। उनके दिलों में वे पूरी तरह से संतुष्ट थे और वे जानते थे कि आज उन्हें जो कुछ भी मिल सकता था, वह सब चेन जियांग ने दिया था। होटल में चेन जियांग और अन्य लोग शराब पीते हुए महत्वाकांक्षाओं, महिलाओं के बारे में बातें कर रहे थे और अतीत में किए गए अपने शानदार कार्यों के बारे में शेखी बघार रहे थे। जब वे होटल से लौटे तो रात काफी हो चुकी थी। चेन जियांग ने एक्सट्रीम डैन किंग प्रांगण में प्रवेश किया तो उसने एक कमरे में एक दीपक जलता हुआ देखा। यह वू कियान का था। चेन जियांग ने वू कियान को बहुत समय से नहीं देखा था। वह एक अग्नि आत्मा के वशीभूत थी और इसके अलावा वह एक कीमियागर भी थी। चेन जियांग हमेशा उसके ठिकाने के बारे में बहुत उत्सुक रहता था। वह गया और वू कियान के दरवाजे पर दस्तक दी। वू कियान ने दरवाजा खोला और चेन जियांग को देखकर शरारत से मुस्कुराई और बोली, कुछ गड़बड़ है क्या? मैं बिना किसी कारण के आकर तुम्हें नहीं ढूंढ सकता? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। वू कियान ने चेन जियांग का एक छोटे से हॉल में स्वागत किया और उसे चाय पिलाई। चेन जियांग, उससे ब्लू स्टार फायर छोड़ने को कहो, तुम भी अपनी अग्नि आत्मा का कुछ अंश छोड़ो। देखो, जब तुम्हारी स्वर्गीय सूर्य अग्नि उसकी अग्नि के साथ मिल जाएगी तो क्या होगा? लॉन्ग जुई ने उत्सुकता से कहा। विभिन्न अग्नि आत्माओं द्वारा छोड़ी गई लपटों का मिलन बहुत दुर्लभ था, क्योंकि बहुत कम लोगों में अग्नि आत्मा होती थी। हालांकि एक्सट्रीम डैन किंग प्रांगण में वास्तव में 3 थीं और यह एक बहुत ही दुर्लभ अवसर था। अध्याय 0230 अग्नि आत्मा सम्मेलन। अध्याय 230 अग्नि आत्मा सम्मेलन। सु मेयाओ की आंखें चमक उठीं और उन्होंने तुरंत चेन जियांग से इसे आजमाने का आग्रह किया। वू कियान को चरम मार्शल संप्रदाय की युवा महिला शिष्यों में एक नेता के रूप में भी सम्मानित किया गया था। वह न केवल एक अद्भुत सुंदरी थी, बल्कि अत्यंत प्रतिभाशाली भी थी। बेशक दक्षिणी बंजर भूमि में जाने का उसका एकमात्र कारण ये था कि उसे अपनी जीवित रहने की क्षमता पर अटूट विश्वास था। ये सब उसके पास मौजूद ब्लू स्टार अग्नि आत्मा के कारण था। कियान, तुम इतने दिनों से कहाँ थी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, पर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। एल्डर डैन ने तुम्हें बहुत अच्छी तरह छुपाया है। चेन जियांग शरारत से हंसा और बोला। वह वू कियान को पहले से जानता था, इसलिए वह उसके साथ इतना खुलकर मजाक कर सकता था। वू कियान ने अपने बालों को घुमाया जो उसकी छाती पर पड़े थे, जिससे वह और भी आकर्षक और परिपक्व लग रही थी। यह एक बहुत ही आकर्षक दृश्य था। क्या तुम्हें सचमुच मेरी याद आई? वू कियान ने प्यार से मुस्कुराकर कहा। उसने बहुत ही सलीके से कपड़े पहने थे, जिससे चेन जियांग थोड़ा निराश हुआ, क्योंकि वह उसके आकर्षक शरीर की कद्र नहीं कर पा रहा था। एल्डर डैन ने निर्देश दिया कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ। इस पूरे समय मैं अपनी नीली लौ को छुपाना सीख रहा हूँ। देखो। ये कहने के बाद वू कियान ने लाल लपटों का एक गुच्छा छोड़ा। एल्डर डैन ने कहा कि निर्वाण क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही मुझे अपनी लौ को छुपाने की जरूरत नहीं है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, कियान, क्या तुम अपनी नीली लौ का एक छोटा सा हिस्सा मेरे लिए छोड़ सकती हो? बस इतना ही काफी होगा। वू कियान को नहीं पता था कि चेन जियांग क्या करना चाहता है, लेकिन वह तुरंत मान गई। बिल्कुल, मैं कर सकती हूँ। अगर तुम न होते तो मैं इस शक्तिशाली ज्वाला के साथ जुड़ भी नहीं पाती। जब तुम ब्लू स्टार फायर स्पिरिट के साथ विलय कर रहे थे तो तुमने मुझे इतनी कसकर पकड़ रखा था कि तुमने मेरी पीठ पर खरोंचें भी छोड़ दी। हाँ, चेन जियांग हंसा, जिससे वू कियान खिलखिला उठा और शर्म से लाल भी हो गया। वू कियान ने अपनी जेड जैसी हथेली फैलाई। उसकी खूबसूरत आंखें चेन जियांग को घूर रही थीं। उसने जीभ बाहर निकाली और मुस्कुराकर कहा, ये ज्वाला बहुत शक्तिशाली है, सावधान। बोलते हुए उसकी हथेली पर नीली लपटों का एक गुच्छा प्रकट हुआ। चेन जियांग ने ब्लू स्टार फायर को ध्यान से देखा। वह जानता था कि वू कियान ने अपनी लपटों पर बहुत अच्छी पकड़ बना ली है। आखिरकार, भले ही उसने बेहद तेज लपटें छोड़ी हों,
कमरे का तापमान ज्यादा नहीं बढ़ा, बल्कि यूं कहें कि बिल्कुल भी नहीं बदला। चेन जियांग ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और उन नीली लपटों को पकड़ लिया, जिससे वू कियान डर के मारे धीरे से चिल्ला उठी। हालांकि उसके चेहरे पर जल्द ही और भी ज्यादा हैरानी का भाव आ गया। शुरू में उसने सोचा था कि चेन जियांग जरूर जल जाएगा, लेकिन उसके विश्वास के विपरीत असल में कुछ नहीं हुआ। उसे खुद भी शक होने लगा कि उसकी ब्लू स्टार फ्लेम वाकई गर्म है भी या नहीं। क्या तुम ठीक हो? वू कियान ने चिंता भरी नजरों से पूछा। कुछ नहीं, चेन जियांग ने अपनी अग्नि आत्मा को मुक्त करने से पहले मुस्कुराते हुए कहा। वू कियान ने अपनी हथेली पर उस नीली लौ को चेन जियांग की एक साधारण सी दिखने वाली स्वर्गीय सूर्य ज्वाला से लिपटा हुआ देखा। कुछ ही देर बाद नीली लपटें बदलने लगीं और दोनों लपटें आपस में मिलने लगीं। ये देखकर वू कियान अचेत हो गई। वह जानती थी कि चेन जियांग बहुत ही दुर्जेय है और यह बात उसे उससे सीखे गए सिंदूरी पक्षी दिव्य अभ्यास से पूरी तरह स्पष्ट थी। अपनी ज्वालाओं को चेन जियांग की ज्वालाओं के साथ मिलते देखकर उसने मन ही मन अनुमान लगाया कि चेन जियांग ने भी अग्नि आत्मा प्राप्त कर ली है। नीले तारे की ज्वाला तुम्हारी स्वर्गीय सूर्य ज्वाला को अवशोषित कर रही है, मानो स्वर्गीय सूर्य ज्वाला जानबूझकर नीले तारे की ज्वाला को अवशोषित करने दे रही हो। ये दोनों अग्नि आत्माएं वास्तव में एक दूसरे को अस्वीकार नहीं करती, लॉन्ग जुई ने आश्चर्य से कहा। सु मेयाओ और बाई यूयू की भी इस मामले में गहरी रुचि थी। नीले रंग की लौ बहुत धीरे धीरे बैंगनी रंग में बदल गई। अग्नि आत्मा वास्तव में विकसित हो रही थी। पिछली नीली लौ स्वर्गीय सूर्य ज्वाला के साथ मिलकर बैंगनी रंग में बदल गई थी। चेन जियांग और वू कियान दोनों बेहद हैरान थे। स्वर्गीय सूर्य आत्मा अग्नि आत्मा राजा की उपाधि धारण करती है। ये दृश्य वास्तव में उतना आश्चर्यजनक नहीं है। निश्चित रूप से ये पूरी तरह से मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप है। ये ड्रैगनेस वास्तव में बहुत चालाक है, लॉन्ग जुई ने गर्व से कहा। घोड़े के पीछे कैनन, मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले कभी बात करते नहीं सुना। चेन जियांग ने अपनी दिव्य भावना से जवाब दिया और लॉन्ग जुई पर ठंडा पानी छिड़का। चेन जियांग ने वू कियान को आग लौटा दी, जो आसानी से उसके शरीर में वापस चली गई। चेन जियांग, क्या आपके पास भी अग्नि आत्मा है? वू कियान ने चेहरे पर परेशानी भरी नजर के साथ धीमी आवाज में पूछा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि वू कियान के पास एक अग्नि आत्मा है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उसे ये भी बताए कि उसके पास भी एक है। तुम्हारी अग्नि आत्मा बहुत ही भयानक है, ये वास्तव में मेरी ज्वाला को विकसित कर सकती है। वू कियान की सुंदर आंखें चमक उठीं। उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान उभर आई। वह चेन जियांग के लिए खुश थी। वह जानती थी कि वह स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही प्रतिभाशाली कीमियागर है और अगर उसमें अग्नि आत्मा नहीं होती तो उसे निश्चित रूप से पछतावा होता। अगर मेरे पास समय रहा तो मैं तुम्हारी अग्नि आत्मा को विकसित करने के और तरीके सोचूंगा। हम आखिर क्या कर सकते हैं? चेन जियांग ने इस बात पर विचार करते हुए अपनी ठुड्डी रगड़ी। वू कियान के दिल में गर्माहट का एहसास हुआ और उसने कोमलता से कहा, अगर यह आप पर नकारात्मक प्रभाव डालता है तो इसे भूल जाइए। मेरे लिए नीली लपटें पर्याप्त हैं। मैं जाकर आपके मूल्यांकन के लिए अपने द्वारा परिष्कृत कुछ दान लाऊंगी। जैसे ही वू कियान मुड़ा, लॉन्ग जुई ने चेन जियांग की आवाज की नकल करते हुए कहा, ये पुरुषों और महिलाओं के एकीकरण से संभव हो सकता है, क्यों न हम इसे आजमाकर देखें? चेन जियांग जब सोच रहा था तभी उसने लॉन्ग जुई के शब्दों को अपनी आवाज की नकल करते सुना और उसे लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसने इस तरीके के बारे में जरूर सोचा, लेकिन ये सिर्फ एक विचार था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस छोटी बच्ची के मन में इतने गंदे विचार कैसे आ रहे हैं। अगर वह जोर से बोलती तो ठीक था, लेकिन उसे उसकी आवाज की नकल करते हुए नहीं बोलना चाहिए था, और वह भी किसी लड़की के सामने। इससे उसकी सकारात्मक छवि पूरी तरह से खराब हो गई। छोटी ड्रैगनी, तुम्हारे पिता वाकई बहुत गंदे ड्रैगन रहे होंगे, जिन्होंने तुम्हें इतनी सारी शर्मनाक यादें और विचार दिए होंगे। चेन जियांग ने तुरंत गाली दी। वू कियान ने चेन जियांग की बातें सुनी तो वह वहीं सहम गई। उसने सोचा भी नहीं था कि चेन जियांग ऐसा अनुरोध करेगा, और वो भी इतने सीधे सादे अंदाज में। और हाँ, ऐसा लग रहा था कि यह उसकी भलाई के लिए ही था। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया, कानों के सिरे तक। वर्तमान मूड बेहद शर्मनाक था। चेन जियांग लॉन्ग जुई को पकड़ने और उसकी छोटी गांठ पर थप्पड़ मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था और देखना चाहता था कि क्या उसने फिर कभी बकवास करने की हिम्मत की है। चेन जियांग ने 2 बार जोर से खांसते हुए कहा, कियान, मुझे वो डांस दिखाओ जिन्हें तुमने परिष्कृत किया है। हाँ, वू कियान ने भी गहरी सांस ली। दोनों ने एक मौन सहमति पर सहमति जताई कि जो कुछ अभी अभी हुआ था उसे भूल जाएं। चेन जियांग को पता था कि गड़बड़ को दबा दिया गया है और अचानक उसने एक लंबी सांस ली। छोटी ड्रैगन, अगर तुम परेशानी पैदा करना चाहती हो तो इसे इतने भव्य तरीके से मत करो। किसी दिन यह निश्चित रूप से मुझे परेशान करने के लिए वापस आ जाएगा। इस पिता की शुद्ध छवि को तुम्हारे द्वारा बार बार बर्बाद किया जा रहा है। पूह, तुम शुद्ध हो। पिछली बार तुम एक छोटी चिड़िया बन गई थी और एल्डर डैन को नहाते हुए देखने की सोच रही थी। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक मौका बना रही थी। शुरू में वू कियान को तुम्हारे बारे में बस थोड़ी सी ही अच्छी धारणा थी, लेकिन क्योंकि तुम बाद में उससे उलझ गई, इसलिए वह तुम्हारे साथ ऐसा करने को तैयार हो सकती है। तुम सच में बेवकूफ हो, इतना बड़ा मौका तुमने गंवा दिया। अगर यह सच होता तो दक्षिणी बंजर भूमि जाने से पहले तुम आराम कर सकती थीं। लॉन्ग जुई ने प्यार से कहा। चेन जियांग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसे अचानक लगा कि वो अब लॉन्ग जुई को एक छोटी बच्ची के रूप में नहीं देख सकता। उसे औरतों से कैसे पेश आना है, इस बारे में काफी अनुभव जरूर था।
सभी नर ड्रैगन औरतों के मोहपाश में बंधे होते हैं। उसे ये गुण जरूर अपने पिता की तरफ से मिला होगा। चेन जियांग, इस बात को अपने जहन में बिठा लो। हो सकता है आगे चलकर यह छोटा ड्रैगन तुम्हें खा जाए और तुम्हारी हड्डियां भी न बचें। सू मेयाओ ने चेन जियांग को चेतावनी देते हुए चेहरे पर गंभीरता के भाव के साथ कहा। फिर वह फूट फूट कर हंसने लगी। चेन जियांग ने मन ही मन अपने दिल में कोसा और सोचा, जल्द ही या बाद में एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें खा जाऊंगा और तुम्हारी हड्डियां भी नहीं छोड़ूंगा। अब चेन जियांग जानता था कि स्वर्गीय सूर्य ज्वाला अन्य अग्नि आत्माओं को विकसित कर सकती है, लेकिन उसे यह उपलब्धि हासिल करने का कोई और अच्छा तरीका नहीं मिला था। अन्यथा वह एल्डर डैन और वू कियान को उनकी दोनों अग्नि आत्माओं को उसके उच्चतम शिखर तक विकसित करने में मदद कर सकता था।